दुनिया में हमारे जीने के मामले में और हमारे बहुत सारे मसाइल के हल में सबसे बड़ी इंटेलिजेंट बात क्या हो सकती है? मैं ये कबूल कर लूँ कि मैं मखलूक हूँ। आप ज़रा गौर करके देखें, यहाँ पर भी सर्वाइवल मसला बना हुआ है। अडेप्टेबिलिटी है ना, उसको लेके हम इंसान बहुत इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अब आपने चेंज करना है ना। ये प्रॉब्लम क्यों पैदा होता है कि हमें दूसरों का एहसास उस तरह से नहीं होता? उसकी वजह ये है कि ये जो आप सवाल कर रही हैं, हम दूसरे को जानने की कोशिश में मुब्तला कौम है। यानी आप सोचें कि खुदा फ़र्द से मुखातिब है और ये समझ में बात वहाँ से आती है। आप हैं मसला, आप ही जवाबदेह हैं। हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाके एक्सेल करते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हाई ग्रेड्स लेना, 18 सब्जेक्ट्स के आपने पेपर देने हैं, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में। आप यहाँ पे अगर एकेडमिकली देखें, कमाल की हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कमाल के हमारे पास ब्रेन्स हैं जो कि हाई जीपीए भी ले लेंगे, बहुत ज़बरदस्त नंबर्स लेंगे, टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ। बट वी डोंट हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा एआई इस्तेमाल होने लग गया स्टॉक एक्सचेंज में, इधर उधर। वो पिछले डेटा को एनालाइज करता है और उसके नतीजे में आपको कुछ चीज़ें दे देता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकेगा, हो ही नहीं सकता कि खुदा का बनाया हुआ इंसान और एआई में जो बुनियादी फ़र्क है वो है मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा मेरा अपना है। वो जो था ना, आज़ादी इजहार, क्वेश्चन करने की आज़ादी, चीज़ें पूछने की आज़ादी के नाम पर आपने उसको बाकायदा डिग्रेड करना शुरू कर दिया था, अपनी इस एबिलिटी को। और बाज़ जगहों पे आप इसको नेगेटिवली एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। वही एबिलिटी है ये, इट इज़ द सेम। आपकी नज़र में इंसानियत को लेकर वो कौन सा ऐसा सवाल है जो हमने अभी तक नहीं पूछा या अभी तक हमने नहीं टच किया? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जवाब अल्लाह के शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फिर आज घेर लिया मैंने। बिल्कुल, आपको मैंने फिर घेर लिया ताकि हम कुछ इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकें, जहानत के बारे में। आई फील लाइक कि अब बड़ी डेफिनेशन जो है ना वो चेंज हो गई है। लाइक हिस्टोरिकली आपके टेस्ट में नंबर कितने आए हैं उससे मेजर किया जाता था, या फिर आपके पास कोई लॉजिक है या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। लेकिन अभी ये जो एआई इज़ राइजिंग और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप होती जा रही है, पूरी की पूरा जो स्ट्रक्चर है अराउंड इंटेलिजेंस वो पूरा चेंज होता जा रहा है। सो आई रियली वांट कि हम डिस्कस करें इस टॉपिक को कि अब 2025 में और 2050 में कैसे हम इसको परसीव करेंगे, और माइंड और मशीन का ये जो कोलैबोरेशन है ये स्मार्टनेस को किस तरह से रीडिफाइन कर रहा है। आपने इंतहाई अनइंटेलिजेंट आदमी का इंतखाब किया है इंटेलिजेंस पे गुफ्तगू करने के लिए। ठीक, I'll give you some historical background कि इंटेलिजेंस कहाँ से, किस तरह से हम एज इंसान उसको समझते आ रहे हैं। जैसे प्रिमिटिव टाइम में आप चले जाएं तो उस वक्त सर्वाइवल ही आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता था। आप कितने अच्छे हंटर हैं, आप दूसरे जानवर को कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को, आप सर्वाइव कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर, एटमॉस्फेयर किस किस्म का है, जो उस वक्त के जो चैलेंजेस थे आपको सर्वाइव करने के लिए, आपकी सर्वाइवल को बचाने के लिए कि आप अपने ज़ात को बचा लें, तो वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प इंसान समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन इवॉल्व होती गई तो इंटेलिजेंस ज़्यादा कनेक्ट होती गई लैंग्वेज, लॉजिक और एकेडमिक एबिलिटीज़ से, कि आप कितनी ज़्यादा आपके अंदर ये सलाहियतें हैं। बल्कि आई थिंक देयर इज़ दिस वेरी फेमस पर्सन, ये साइकोलॉजिस्ट हैं अल्फ्रेड बायनेट, जिन्होंने पहला आईक्यू टेस्ट भी निकाला सो दैट आप एक बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। और वो बिल्कुल इसी तरीके से था कि आप लॉजिक, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल तरीके से आप उसको एवेल्युएट करें। एंड देन दिस थिंग गेव अस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस कि अगर आपका बच्चा अच्छा मेमोराइज़ कर सकता है और पैटर्न्स पकड़ सकता है और एकेडमिकली अच्छा जो है वो नंबर्स ले सकता है, तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है। और उसके अगेंस्ट अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर क्रिएटिव है तो वो एवरेज है, वो शायद इतना कैपेबल नहीं है कि उसको इंटेलिजेंट बच्चे की कैटेगरी में डाला जाए। और जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन वाला टाइम इवॉल्व हो रहा था, न्यूरोसाइंस भी आगे जा रही थी और उससे हमें ये पता चला कि
एक वक्त तक इंसान ये सोचता रहा इंटेलिजेंस जो है वो इनबॉर्न है, यानी कि आपकी पैदाइश के साथ आपके अंदर इंटेलिजेंस आती है और आप जो हैं वो एक मशीन की कैपेसिटी की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत उसको थोड़ा बहुत जैसे आप ट्यूनिंग कर लेते हैं मशीन की और वो अच्छा परफॉर्म कर लेती है, दैट्स इट। बट नाउ वी नो दैट इंसान का दिमाग इज़ लाइक प्लास्टिक, इट कैन रीवायर, इट कैन इवॉल्व। एंड 0 to 7 ईयर्स तक के बच्चे, उनका दिमाग तो इतना यानी कि चेंज होता रहता है। इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम। इनफैक्ट बोलने से भी पहले वो इस इंटेलिजेंस को जो है वो जाहिर करना शुरू कर देते हैं बाय देयर क्यूरियोसिटी, अटेंशन के जो पैटर्न्स होते हैं आपके अंदर, वो जो क्यूज़ होते हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। आप देखें छोटे बच्चे इसी तरह से पिक करते हैं बड़ी छोटी चीज़ें, ब्यूटी। बिल्कुल। तो मैं ये सब जब स्टडी करी थी तो मुझे लग रहा है कि शायद इंटेलिजेंस अलाइव है, इवॉल्व हो रही है, एंड इट्स फार मोर देन व्हाट वी बिलीव। बुनियादी चीज़ क्या है? यानी अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप मुख्तसरन बताएं आपके ख्याल से, एक आम आदमी के लिहाज से, बिल्कुल लेमैन, कोई फ़लसफ़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, सादा बात, आपको क्या लगता है? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इट इज़ हाउ गुड यू लिव योर लाइफ, बिकॉज it is all about living a life, है ना? You just have to pass through this. तो ये जो एबिलिटी है, आप ज़रा गौर करके देखें, एक लफ्ज़ के अंदर बयान करें तो यही, जैसे आपने कहा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो वहीं पे है। आपको अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, आपको एनालाइज करना है, आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको अडॉप्ट करना है। आप यानी चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ द पावर ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स, द नॉलेज यू हैव, आपके पास जो कुछ भी मौजूद है, आप इर्द गिर्द से चीज़ें लेते हैं, अपने एहसासात लेते हैं, आप तजुर्बा करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आप बहुत सारे रिश्तों में बनते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, जिसके नतीजे में आप उन चीज़ों को फिर एनालाइज करने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर शुरू में ही एक मिसाल देकर मैं आपसे ये कहूँ, एक है कि बच्चे ने तजुर्बे से सीखना है, तो वो एक तो वो है जो माँ सिखा रही है, माँ ये कह रही है कि देखो तुम इसके करीब जाओगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा। दूसरा ये है कि उसने जलते हुए हाथ को देखा है और वो डरने लग गया। या आप ये देखिए कि आप डरे और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो ये क्या हुआ है? ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका उसको रिएक्शन और एक्शन वो दोनों नज़र आ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? वो उस रिएक्शन और एक्शन को एनालाइज कर रहा है और फिर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मेरे नज़दीक ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये वो चीज़ें हैं जो तब्दील होती चली जाती हैं। इसी तरह से हमने ये चीज़ों को यहाँ पे जब जोड़ना शुरू किया, जिनका आपने जिक्र किया, मिसाल के तौर पर ये कि एक आदमी डिग्री में बहुत अच्छा है, वो टॉपर है, वो बहुत सारे उसने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारी नॉलेज बेस है उसके पास, वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन है उसके पास, तो हम इसकी बुनियाद पर ये जज करने लग गए कि असल में इंटेलिजेंस ये होती है। अच्छा, आप दूसरी तरफ गौर करके देखें कि वो जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के अंदर जो आपकी इंटेलिजेंस है, वेयर यू नो दैट यू हैव टू सर्वाइव, आपको कोई चीज़ बेहतर करनी है, तो उसमें एक आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन ये जो डाइवर्सिफाइड किस्म की इंटेलिजेंस है विद एवरीथिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि उस जगह से हो। तो ये 2-3 चीज़ों को मिलाकर, इसी तरह से आप देखें, अब हम ये कहने लगे हैं एक तजुर्बे के बाद कि IQ जो है वो कोई असल में इंटेलिजेंस का मेयार नहीं है। बिल्कुल EQ के बारे में भी अब तो लोग बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें कहने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, लेकिन हमने एक ज़माना गुजारा है जिसमें हम IQ की बुनियाद पे इंसानों में तफरीक करते रहे हैं, उनको देखते रहे हैं। और वजह क्या थी? आप अगर गौर करें तो हमारा पूरा डिग्री का निज़ाम, हमारा ये IQ टेस्ट, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली बायस्ड होती हैं आपको जज करने के मामले में भी। मिसाल के तौर पर ये कि मुझे नहीं मैथ्स पढ़ना अगले किसी ज़माने में भी, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए सेट का टेस्ट देने देना। हो सकता है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल ना आता हो, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे एडमिशन ही नहीं मिल सकता। मुझे आइल्स करना है। तालीम की कोई वैल्यू नहीं, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप आगे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेगमेंट ऑफ माय नॉलेज, उसको आपने द कोर ऑफ इंटेलिजेंस बना दिया है, बिकॉज साइंस में वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और साइंस क्या कर रही है, वो IT से रिलेट कर दें या जो जनरल साइंसेज हैं हमारी, तो उसके अंदर हम क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो उसका नतीजा निकलता है कि हम समझते हैं कि यही है असल में, यानी जो क्रिएट कर सकता है कुछ नया,
और जो कुछ नया लर्न कर सकता है और फिर उसको एनालाइज करके किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। इंटेलिजेंट आदमी सिर्फ यही होता है। बिल्कुल। तो यू थिंक कि फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक पूरा इकोसिस्टम है। एग्जैक्टली। जैसे एक फॉरेस्ट है और उसके अंदर अगर एक ही किस्म का प्लांट है या एक ही किस्म का एक ट्री है तो वो बिल्कुल बेमायने हो जाएगा। वो उस चीज़ को उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकता, वो ग्रो नहीं उस तरह से कर सकता। एवरी प्लांट, एवरी ट्री हैज़ देयर ओन पर्पस। कोई शायद सॉइल के साथ ज़्यादा उसकी जो है वो बेनिफिट ज़्यादा होंगे, किसी की हाइट, किसी की ग्रीनरी, किसी के अंदर वो नमी होना। तो वाई वी ऑलवेज ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन वन बॉक्स, जैसे कि हम देखते हैं। और अभी जो बात आप कर भी रहे हैं, हमने जिस तरह से स्टार्ट किया है, इस चीज़ का हम पर वाज़े हो जाना कि ये डाइवर्स है और ये इवॉल्व कर रही है, इसके साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी स्केरी कि आप देखिए कितने बच्चे, कितनी जनरेशन सिर्फ इसी चीज़ को लेके गुजर गए कि आपका IQ हाई होना डिप्रेशन में चाहिए। रहे, टेंशन में रहे कि वो दूसरों से कमतर हैं। देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। स्केल, फुट्टा हम चीज़ों को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने हाइट मापनी है, आप अपने पाँव से सर तक अपने आप को मापना चाहते हैं, आप माप लेंगे। आप कपड़े मापना चाहते हैं, माप लेंगे। जो चीज़ें आपके सामने हैं, आपकी आंख उनका अहाता कर सकती है, उनको माप लेंगे। यही फुट्टा लेके आप समंदर में उतर जाएं, नतीजा क्या निकलेगा? आप नहीं माप सकेंगे, जबकि स्केल तो इसी काम के लिए कि आप उससे मापते हैं चीज़ें। ऐसा ही है ना? तो आप ये देखें कि आपने क्या किया है कि एक महदूद चीज़ के इस्तेमाल को उठाकर आप एक बड़ी चीज़ को एनालाइज करने के लिए खड़े हो गए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्या पीछे वो फुट मौजूद ही नहीं था, वो स्केल मौजूद ही नहीं था? नहीं, स्केल तो था। बिल्कुल ऐसे ही है ना? यानी अगर एक मिलीमीटर को जानने के लिए भी स्केल मौजूद है तो इसका मतलब स्केल तो मौजूद है, लेकिन अब ये मिलीमीटर समंदर की गहराइयों को नहीं माप सकता। ये मुझे जानना है। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंस है। लेकिन वो जो पीछे आदमी जो 1 मिलीमीटर को माप रहा है और उसने ये स्केल 1 मिलीमीटर मापने के लिए ये वाला बना दिया है, इंटेलिजेंट वो भी है। इंटेलिजेंस अगर आप इसको एकेडमिकली देखें तो ये सिर्फ आपको अच्छे नंबर्स लेने में तो हेल्प कर सकता है, अच्छा ग्रेड लेने में हेल्प कर सकता है, आपको हाई अचीवर तो बना सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, रिलेशनशिप्स को किस तरह से हैंडल करना है, हाई स्ट्रेस के अंदर आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, इफ़ यू डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, तो क्या आप उस इंसान को सक्सेसफुल इंसान की कैटेगरी में डालेंगे? लॉन्ग बैक डैनियल गोलमैन जो कि रह चुके हैं, गॉडफादर रह चुके हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, ही सेड कि 80% जो आपकी सक्सेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। माई कंसर्न इज दिस के हम एक तो बिल्कुल माई ओपिनियन इट इज़ नॉट अबाउट हैंडलिंग, इट इज़ अबाउट हाउ इंटेलिजेंटली यू कुड मैनेज योर इमोशंस। So management skills of everything in your life is actually intelligence. तो वो उसके अंदर अगर आप गौर करें तो आप जब जिस वक्त इमोशंस मैनेज कर रहे होते हैं तब भी यही सूरत हाल होती है, जब IQ को मैनेज कर रहे होते हैं तब भी यही सूरत हाल होती है, जब अपने जहन में मौजूद तमाम इल्म को और नॉलेज बेस को आप एग्जामिन कर रहे हो तो तब भी यही सूरत हाल होती है। आई वुड लाइक कि हम इसको भी थोड़ा सा टच करें और इसके ऊपर बात करें कि जब हमने बात की इकोसिस्टम की बात की, हमने डाइवर्सिटी की बात की, लिविंग इन पाकिस्तान इन आवर सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक वो क्या चीज़ है जो हमें होल्ड बैक करती है कि हमारे अंदर डाइवर्सिटी की तरफ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है? जैसे कि अगर मी बीइंग अ पेरेंट और एन अडल्ट, मुझे ये बात पता है कि इंजीनियरिंग करके ही मुझे ये चीज़ मिलेगी या फ़लाना सब्जेक्ट पढ़ के ही मिलेगी या फिर बिज़नेस करके ही मैं इस पॉइंट तक ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ। तो उसके साथ जो और ज़िंदगी गुजारने की मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस जैसे हम कह रहे हैं कि इधर महदूद नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस भी हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी है। एज ए इंसान क्या वो चीज़ है जो हमें रोक देती है डाइवर्सिफाई होने से? वाई डू यू वांट टू आप कि भाई एक फॉर्मूला लिख दें, बस इसको मैं कॉपी पेस्ट करूं एंड आई विल रीच दैट पॉइंट? ये क्या माइंडसेट है? हम क्यों हमारा इसमें तो पूरी लाइफ के मामले में मामला यही है। आप गौर करके देखें, हम लाइफ को 2+2 समझते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में जीना चाहते हैं। और ये जो आप बात करिए इसको ज़रा थोड़ा सा और जगह से देखें। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस मौजूद है, उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन आप चाहती हैं वो नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम क्रिमिनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं बिकॉज वी वांट, अब वो भी इंटेलिजेंस ही है, हम चीज़ों को एक ख़ास जगह से देखना शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए
कि आपके यहाँ ये इंटेलिजेंस कहाँ से पैदा हो जाती है कि आपको रेडी के ऊपर फल इस तरह से लगाना है कि सामने सही वाला होगा, पीछे दूसरा वाला होगा, और आपकी आंखों के सामने वो वाला फल उठा के उसके अंदर 2-3 डाल दिए जाएंगे क्योंकि उसने वो भी बेचने हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये असल में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है फॉर योर सेल्फ, बट इट बिकम्स क्रिमिनल इंटेलिजेंस। और अब उसके पास कोई डिग्री तो नहीं है ये काम करने कुछ की, भी नहीं लेकिन है। वो सलाहियत और मैं तो आपको of बताऊं course, कि जो हाँ। काम वो कर रहा है वो एक पीएचडी वाले आदमी को खड़ा कर दें तो वो हो सकता है अपनी फील्ड के अंदर तो कुछ कर ले, यहाँ कुछ नहीं कर सकेगा। इसी तरह से मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये अपनी जो महदूद सी जिंदगी में ये तजुर्बा करके देखा कि द वर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल आर दोज हु आर हाई इन IQ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उनके पास you're डिग्री right। होगी, जबरदस्त किस्म की डिग्रियां की हुई होंगी, चीजें की हुई होंगी, इंसानों से डील ही नहीं कर पाते वो, उस तरह से वो अटैच ही नहीं हो पाते। वो लोगों को वो जो स्पेस देकर गुजर जाना है, जगह मुतय्यन करनी है, इस आदमी की ये एबिलिटी है, इसके अंदर इसको, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ये जुमला मिलेगा, आपको शायद याद हो, मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी जिक्र किया था कि ये बात कि फ़लाँ आदमी जाहिल है, तो मैंने कहा था कि इंसान जाहिल नहीं होता, वो कभी कभार जहालत की बात कर देता है ना, वो अनपढ़ हो सकता है, तो हम अनपढ़ को जाहिल कहते हैं इसलिए कि हमारे नज़दीक इंटेलिजेंस जो है, जो जहानत है, जिसका इजहार हम कर, वो है ही असल में ये कि वो पढ़ा लिखा है। और पढ़ा लिखा कौन सा वाला, उसके पास डिग्री है। तो डिग्री आपको एक्चुअली इंटेलिजेंस नहीं देती, आपने एक खास सेगमेंट ऑफ लाइफ में, एक खास सब्जेक्ट के अंदर खुद को ताक कर लिया है। तो ये इस्तेमाल है, इट इज़ वन फेज ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो वो वहाँ से डेवलप हुआ। ये हम उसको फिर सारी ज़िंदगी समझना शुरू कर दें। यानी एक आदमी के पास अगर PhD की डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि वो भी इंटेलिजेंट भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, वो जाहिल भी नहीं है, उसको तमाम चीज़ें ठीक से करनी भी आती हैं, उसका मशवरा भी मान लेना चाहिए। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है, हुक्का पी रहा है, और वो आपको इंतहाई विजडम वाली बात कह देता है, और उसने ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने 2 जुमलों के अंदर रख दिया है, क्योंकि वो आदमी आपके नज़दीक जाहिल है, इसलिए क्योंकि वो अनपढ़ है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये वो प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, बाज़ औक़ात आपको हैरत अंगेज़ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप जाके रेडी पर खड़े हों, आप जाके चौराहे पर खड़े हों, आप जाकर किसी सिग्नल पर खड़े हों, आप किसी दुकान पर चले जाएं, बिल्कुल आम आदमी हो, गांव देहातों में चले जाएं, और जाके वहाँ पर कभी ज़िंदगी को डिस्कस करके देखें। और इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस चाहिए, वो चाहिए कहाँ पे? आई वॉन्ट टू लिव। बिल्कुल, कि मैं जी सकूं और अच्छा जी सकूं। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप अगर आप जी रहे हैं तो आपने बस पैसे ही कमाने। नहीं, जब मैं जी रहा हूं तो आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। आई मे बी इंटेलिजेंट इन सम सेगमेंट ऑफ लाइफ, लेकिन आई एम नॉट इंटेलिजेंट। लेकिन जब मैं बहुत अच्छा जीने लग गया हूं, इट मींस आई एम इंटेलिजेंट। क्योंकि आप फिर वो सारे पॉइंट्स को टच करना शुरू कर देते हैं ना। आप खाली जिंदा रहना या पैसे कमा लेना नहीं है, आप लोगों से कनेक्टेड हैं, आपके रिश्ते हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको अगर वो स्किल्स नहीं आती हैं तो ऑफ कोर्स यू लैक। मैं इधर आपने वो जो मिसाल दी कि एक इंसान रेडी पे फ्रूट बेच रहा है, मैं इधर इस चीज़ को मर्ज इन करना चाहती हूँ, एंड आई वांट कि हम इसको एक्नॉलेज करें कि हर वो इंसान, एक सेन इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, तो उसके साथ इस दिमाग का होना, ये तो इस बात की यानी कि अलामत है कि आपके पास ये ब्रेन है जो इंटेलिजेंस की उसको एक्सप्रेस करता है कि हर इंसान इस इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। आपने उसको पॉलिश करना होता है आपके सर का। और इनफैक्ट आप कभी ये ना भी करें तो जैसे आपकी वो मिसाल है जो आप कह रहे थे, वो अपनी इंटेलिजेंस सूनर और लेटर किसी पॉइंट पर शो करता ही है। तो ये डिफ़ॉल्ट में तो है आपके कि आपको अल्लाह ताला ने इतना अमेजिंग दिमाग दिया है, और वो बना ही इसलिए आपके सेंसेस जो हैं वो रॉ डेटा को उठाते हैं, और उस डेटा के साथ, सेंसेस के इस्तेमाल के साथ, आप देखें कितनी बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, जहाज़ बना रहे हैं, आप इतने बड़ी बड़ी आज हम काम कर रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, हम रॉकेट्स बना रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटेलिजेंस। तो दिस इज़ वेरी आई थिंक कि इम्पॉर्टेंट कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं कि हम सबके पास है ज़रूर। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू सी कि हमें उसको सही वक्त पर किस तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंट का मतलब जो है वो यहाँ से लिया जाएगा ना, एक आदमी जो है वो हार्वर्ड में पढ़ाता है, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता है। एक आदमी जो मिस्त्री है, मज़दूर है, बहुत कम लोग शायद इससे रिलेट कर सकें, लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो तो आप देख रहे होते हैं, एक मिस्त्री जिस वक्त आपके घर में आता है तो आप ये फैसला करते हैं कि ये अच्छा मिस्त्री है या बुरा मिस्त्री है, इसकी दिहाड़ी आपने ये वाली देनी है वो देनी है। अच्छा वाला मिस्त्री कौन सा वाला होता है? वो वाला मिस्त्री होता है जो आपकी 80 बनाता है। बहुत कम लोगों को शायद पता हो
कि जो दीवार का कोना है इसको सीधा हाथ से बनाना बगैर मशीन के, ये एक काम है ना, Skill, हाँ। उसने अपने आप को स्किल में इम्प्रूव कर लिया है और उसके नतीजे के अंदर वो कुछ करा। अब उसके पास डिग्री भी नहीं है, वो आपके यहाँ बहुत सारे Exactly. इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, कोई डिग्री नहीं होती उनके पास, अपना काम वो कर लेते हैं। हो सकता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर लोग मुझे ये समझाना शुरू कर देंगे कमेंट्स में कि उसका काम ये नहीं होता, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है अपने घर का स्विच या बल्ब ठीक तरह से ना लगा सके, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन जिसका तजुर्बा वही है, जिसने उस इंटेलिजेंस को बुरुए कार लाते हुए ये सीखा है कि ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, हो सकता है वो बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल काम करने में कामयाब हो जाए। तो ये वो जो हम देखते ही इस नज़र से हैं, हमारे यहाँ वो जो सेगमेंट है, वो जिंदगी के अंदर एक पहलू है, वो हमेशा आगे रहता है। हम ये क्यों नहीं कहते कि ये आदमी अपनी जैसे हम ये जुमला बोलते हैं ना कि ये आदमी अपनी फील्ड का माहिर है, मुझे ये पसंद है जब आप ये कहते हैं कि ये ओवरऑल इंटेलिजेंट है, ये और ये और राइट। नहीं, और इसमें लाइक हम अभी बात कर रहे थे ना, जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये अमेजिंग ब्रेन दिया हुआ है, एंड ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आपके इंटेलिजेंस एम्बेडेड है। आपकी ज़िंदगी के इसमें एक बात कहूँ, आपने पहले भी कही थी, वो मेरे ज़हन से निकल गई थी। ये मैं फिर अब एक लेमैन के तौर पर, एक कॉमन मैन के तौर पर, कोई वो बड़ा आदमी वाली बातें नहीं हैं। मैं क्या समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेन इज़ जस्ट एन इक्विपमेंट टू प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेसर। इट इज आई हु फीड द ब्रेन। एग्जैक्टली, ठीक है ना? यानी मैं ये फैसला करता हूँ कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको सीखना है, इसको क्रिएटिवली देखना है, इसके अंदर से ये क्रिएशन पैदा करनी है। अब ये वो क्या चीज़ है, इट इज़ येट टू डिसाइड। ह्यूमंस के लिए ये एक मसला है अभी तक। यानी हम ये कहेंगे एक मुसलमान के तौर पर, और मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे खुद इसका बहुत बहुत ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है कि एक्चुअली मेरे अंदर कोई एक शख्सियत है जो मुझसे कम्युनिकेट करती है, मुझे एनालाइज करने में हेल्प करती है, और ये काम मैं किसके थ्रू कर रहा होता हूँ, ये इस प्रोसेसर के थ्रू कर रहा होता हूँ, जिसको हम मैकेनिकली देखते हैं कि ये काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन आप मेरे अंदर से मेरी वो शख्सियत निकाल दें और इस इक्विपमेंट को यहीं पर रखें तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि बाज़ लोगों के यहाँ मेंटल डिसेबिलिटी पैदा हो जाती, तो क्या वो प्रोसेसर ख़राब हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अब हम इस पे बात कर रहे हैं ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको, आपको नहीं पता चल रहा कि उसको समझ आ रही है, आपको नहीं लग रहा कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि वो ये सब चीज़ें महसूस कर रहा हो, उसको दुख होता हो, वो रोता हो, उसको प्रॉब्लम होता हो, ये सब कुछ हो सकता है। वो आपको ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अब उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस की कमी हो गई है? एक प्रोसेसर के अंदर कुछ खराबी आ गई है, और दूसरा जो इंटेलिजेंस है टू कम्युनिकेट, टू डिस्कस, टू आर्ग्यू, है ना, ये टू डिस्कस द थिंग्स, ये इसके अंदर कमी आ गई है। तो आप क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं मेंटली डिसेबल हो गया आदमी। बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप जानवर के पास जाएं, आपने अगर कभी पेट्स रखे हो, मुझे शौक रहा है, तो दे आर हाईली इंटेलिजेंट। यस। बाज़ औक़ात इंसान का यकीन करने को दिल नहीं चाहता। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मेरे पास एक कुत्ता था, और बहुत उसके साथ मेरे बेटे का बड़ा इंटरेक्शन था, बड़ा ताल्लुक़ था हमारा। मैंने ये नोट किया है कि जब कभी मैं ऑफिस से घर गया हूँ और मेरा मूड ऑफ है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत इस वक्त दिल नहीं है किसी चीज़ के लिए भी, वो कभी अपनी जगह से उठ के मेरे करीब भी नहीं आया, मैं गाड़ी से तुरंत नहीं आया। और जिस दिन मैं घर पर एंटर हुआ हूँ और मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं खुश हूँ, किसी को कम्युनिकेट नहीं किया मैंने अभी को बात ही नहीं की, मैं तो गाड़ी खड़ी की है, वो तो गेट के पास बैठा हुआ है। उसके बाद वो कहता था कि या वो पंजाबी में कहते हैं आज मैं है नहीं या तुम है नहीं, अब तुम अंदर नहीं जा सकते, अब तुम मेरे साथ खेलोगे यहाँ पे। और फिर जो इंटेलिजेंट बिहेवियर उसका सामने आता था, आप कभी कम्युनिकेट। अच्छा, इसी तरह बिल्ली को आप देखें, यानी जिन लोगों ने घर में बिल्ली रखी हुई होती है, कभी आप ऑब्जर्व करके देखें, बिल्ली बदला लेती है, वो कोई चीज़ फेंक देगी, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हाँ, यानी वो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो इमोशनली इंटेलिजेंट भी होती है, और वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करती है। यानी आप उसको बुला रहे हैं, वो नहीं आएगी। हो सकता है कि किसी वक्त आपने उसको डांटा हो, किसी चीज़ से रोका हो, वो आपके बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। सो ये सब कुछ जो खुदा ने आपको देकर भेजा है, ये महदूद नहीं है। अब ये मामला है कि आप इसको महदूद कर लेते हैं। जैसे हर आदमी के अंदर इंटेलिजेंस की बुनियादी फैकल्टी तो मौजूद है और प्रोसेसर भी मौजूद है। अब वो उसके अंदर फीड क्या कर रहा है? आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर आपने कोई डेटा नहीं रखा हुआ, तो प्रोसेसर तो मौजूद है उसके अंदर। और हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर नॉट प्रोसेसिंग वेल, या नहीं। ये जो अभी आपने बात की है ना कि
मेंटली चैलेंज होते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस तरीके से। तो वी नो दिस थिंग के जो अभी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट में तो आपके है, इंटेलिजेंस होती है, आपने किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, उसको पॉलिश करना है, उसको आगे लेके चलना है। समटाइम्स आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, या फिर आपको किसी किस्म की एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, और ये वो बैरियर्स हैं जो कि आपको इंटेलिजेंटली अपनी ज़िंदगी को प्रोसेस करने से रोक देते हैं। सो व्हाट आई वांट इज़ कि आप इसको कनेक्ट करें अडेप्टेबिलिटी के साथ, कि मुझे ये लगता है पर्सनली, बिकॉज व्हेन दीज थिंग्स become a barrier between you and your intelligence, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। वो जो आपने रैशनल थिंकिंग करनी है, जो आपने सोच समझ के प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो अफेक्ट होती है। तो इसमें आई थिंक वो उनकी डार्विन की भी बहुत अच्छा एक कोट है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या इंटेलिजेंट होता है वो नहीं सर्वाइव करता, वो करते हैं जो अडेप्टेबल होते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप एक सिचुएशन के अंदर हैं, आपको नज़र आ रहा है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और आपके वैल्यूज़ या आपकी जो स्ट्रैटेजी है या जो आपका प्लान है उसके साथ अलाइन कुछ नहीं हो रहा, और उस मोमेंट में आपने कैसे उस सिचुएशन को अडेप्ट करके आप चेंज कर लेते हैं। सो यू प्रेडिक्ट के ये करने से कुछ बेहतर हो सकता है, इसके आगे ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो आई थिंक कि इसको भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अडेप्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, एंड इफ़ वी डोंट हैव अडेप्टेबिलिटी इन आवरसेल्व्स, तो आई थिंक कि वो रुक जाती है, वो इंटेलिजेंस आप उस तरह से लेके आगे चल नहीं सकते हैं। तने हुए दरख्त को ये नहीं पता होता कि अगर मैं तना रहा तो ये हवा मुझे उखाड़ के मेरी ज़मीन के अंदर से जड़ों समेत उखाड़ कर ले जाएगी। और जो दरख्त फ्लेक्सिबल होते हैं वो ये जानते हैं कि हवा तेज़ चलेगी और हम हवा के रुख पर ख़ुद को मोड़ लेंगे, और जब हवा चली जाएगी तो हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। यही वो फ़र्क है जो इंसान के लिए भी पैदा किया खुदा ने। हम ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि हमारे यहाँ आप देखें ये जो बहुत ओवर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इफ़ आई कुड यूज़ दैट वर्ड, या ओवर इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और लफ्ज़ बोलता हूँ, जो बुकिश हो जाते हैं, जो ज़िंदगी को किताब से लेना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी से किताब की तरफ नहीं जाते, तो आप ये देखें कि उनके कभी रिश्ते अच्छे नहीं होते, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। वो बाज़ औक़ात अपनी इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलेक्ट की वजह से दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर बैठते हैं, बिकॉज़ वो पता ही नहीं चला कि मुझे कहाँ रुकना था, कितना एनालिसिस करना था, किन चीज़ों में जाना था। जैसे मैं अगर इंसान पर एक तबसरा करता चलूँ इसी दौरान में, क्योंकि वो बात वहाँ आ जाएगी, आप ये गौर करके देखें कि इंसान ये जानता है कि वो महदूद है, और वो ये जानता है कि वो मखलूक है, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। वो तलाश ये करने के लिए निकला, क्योंकि इंटेलिजेंट था, कि मैं मखलूक कैसे हूँ। कोई एतराज़ नहीं था, कैसे ढूंढ लिया उसने। अब वो उसने कहा कि जब मैं कैसे तक पहुंच गया हूं, तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं मखलूक क्यों हूं, और अगर मैं क्यों हूं तो ये जब सब कुछ जो मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है ये क्यों है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, पैदा भी होता है, उसको ये पता होना चाहिए था कि कुछ चीज़ें मेरी महदूदियत से बाहर हैं। मैं कोशिश करता रहूँगा, लेकिन ये मेरा रास्ता नहीं है। मैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार दिनों के लिए इस दुनिया के अंदर जब आया हूँ, तो ये दिन मुझे इस रुख के ऊपर गुजारने हैं, यानी ये देखते हुए जाना है, इससे निकल कर जाना है। आपको नहीं लगता जाद भाई, मुझे ये फीलिंग आती है कि जो अडेप्टेबिलिटी है ना, उसको लेके हम इंसान बहुत ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अब आपने चेंज करना है ना। आप एक ख़ास सिचुएशन में हैं और आपके मुताबिक वो सिचुएशन हैंडल या आपसे हो नहीं रही या आपके मुताबिक है नहीं, तो अब जब आपने किसी चीज़ से शिफ्ट करना है, वो आपकी सोच है, वो आपका प्लान है, आपकी स्ट्रैटेजी है, उस मोमेंट में वो रैशनल डिसीजन लेना है, मुझे लगता है ये ईगो का भी बहुत मसला बनता है इसके अंदर, कि आप फ्लेक्सिबल नहीं होते। मेरे नज़दीक मसला ईगो है। ये वाली इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कि इंसान के पास नहीं होती, वो शुरू में चीज़ों को अवॉइड करता है, एनालाइज नहीं करता, ठीक से एनालाइज नहीं करता, फिर वो अपनी ही ईगो का असीर हो जाता है। और वो ये जानते हुए, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक आदमी के इर्द गिर्द सब कुछ ढह रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, डिमोलिश हो रहा हो, रेत की तरह ज़िंदगी उसके हाथ से, रिश्ते उसके हाथ से निकल रहे हों, और उसको ये समझ ना आ रही हो कि ये हो रहा है। नहीं, उसने ये फ़ैसला कर लिया है
कि ये वाला रुख मुझे नहीं लेना है, ये मेरी ईगो के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ मुझे माफ़ी मांगनी पड़ जाए, ये कैसे हो सकता है कि इस रास्ते को मैं आगे बढ़कर ठीक करने की कोशिश में मुब्तला हो जाऊं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इंटेलिजेंस नहीं होती। आप अगर गौर करके देखें तो इस तरह के लोग दूसरी फील्ड में, यानी खुद अपना डिफेंस करने में, कोई दलील घड़ के लाने में, अपने लिए कोई एक्सक्यूजेस पैदा करने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इसके बगैर उनका काम ही नहीं चल सकता। आपकी बात सुन के ना मुझे आप ही की वो बात मिसाल याद आ रही है। मुझे याद है कि एक सेशन में आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी। इफ़ समबडी कम्स और वो आपको मग करने की कोशिश कर रहा है, आपका मोबाइल मांग रहा है, तो आपने, मुझे याद है बहस भी हो गई थी इसके ऊपर कुछ लोगों के साथ कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। इफ़ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप खड़े हुए हैं और अगले बंदे के हाथ में बंदूक है, तो आप उसको दे देंगे। आप यही उस वक्त की जो सिचुएशन के हिसाब से जो बेहतरीन डिसीजन होगा कि आप बगैर किसी बहस के आप दे देंगे। लेकिन इफ़ यू नो यू हैव द सेम वेपन और यू हैव गार्ड्स विद यू, देन यू विल नॉट डू लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू डूइंग कि आप, और जहाँ पे वो रिजिडिटी दिखा रही थी ऑडियंस भी या जो लोग निगेट कर रहे थे इस चीज़ को, आई थिंक इट वाज आल्सो मोर ऑफ दैट प्रॉब्लम कि जहाँ पे आप अडेप्टेबल नहीं होना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको यार मैं क्यों दे दूँ। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें गोली लग जाती है, आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, बहुत सारे, और उसमें सामने यही आता है कि आप बहस मुबाहिसे में पड़ गए, आपने जो है वो उस सिचुएशन के हिसाब से सही डिसीजन नहीं लिया। सो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वो एग्जांपल याद आ रही थी। इंटेलिजेंस का और फैक्टर देखें, उस सेम मिसाल में आप अपने बच्चे को क्या कहेंगी और आप दूसरे को लेक्चर क्या देंगी। एग्जैक्टली, आई वुड नेवर टेल हिम। अगर जुमला बताऊं, आप अपने बच्चे को ये कहेंगी कि बेटे अगर तुम्हें रास्ते में कोई मिल जाए और फ़ोन स्नैच करने के लिए आ जाए और तुम्हारा वॉलेट भी मांगे, इवन गाड़ी भी मांगे, जो कुछ भी मांगे, जस्ट गिव इट टू हिम। आर्ग्यू भी नहीं करना, तुमने कुछ नहीं करना। और जब आप इस पे लेक्चर देने के लिए खड़े हुए आप कहेंगी कि हमारी कौम का मसला ये है कि हम सरेंडर कर जाते हैं। उस दिन अगर आपको याद हो तो उस सेशन में हम ये बात कर रहे थे और बच्चे ये कह रहे थे कि अगर हम सरेंडर करते रहेंगे तो ये तो बढ़ता रहेगा। तो मैं उनसे कह रहा था कि ये लेक्चर देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मुझ पर आती है तो मैं क्या कहता हूँ। तो ये क्या हुआ, वहाँ वो मेरी सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, इंटेलिजेंस है, जो मुझे ये बता रही है कि बच्चे को ये वाली इंटेलिजेंस सिखानी है। और यहाँ जब मैं लेक्चर देने के लिए बैठता हूँ तो मुझे दूसरी इंटेलिजेंस सिखानी है, क्योंकि एट द स्टेक मैं नहीं हूँ। ये वही वाला वो सर्वाइवल वाला मसला है कि तुम्हें पानी में उतर कर ये देखना चाहिए कि पानी कितना ठंडा है ना, या पानी की गहराई कितनी है। तुम जानते हो तो उतर कर देखो कि तुम्हें स्विमिंग आती है। ये है ना, ये इंटेलिजेंस। तो लेकिन जब हमारे बच्चे का मामला होता है तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि बेटे पहले देख लेना, अच्छी तरह से बाहर देखकर निकलना, कोई आदमी बाहर खड़ा बना हो, गाड़ी किधर से लेकर जानी है, अच्छा तुमने स्पीड नहीं करनी है और जल्दी भी हो तो नहीं करनी है। और हम अपने मुलाजिम को क्या कह रहे होते हैं, तुम्हें कहा था 10 मिनट में आ जाना। एग्जैक्टली, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, हमने ना इंटेलिजेंस में भी हिपोक्रेसी नहीं छोड़ी। हाँ नहीं, एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम इन द सेम सिचुएशन आप ये देखें कि हम इंतहाई इंटेलिजेंट हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर ये भी कह रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि उसकी जान बचनी चाहिए क्योंकि मेरी औलाद है, तो ये आराम से आ जाए, कोई मसला नहीं है। आप फ़ोन करेंगी और अपने बेटे से ही कहेंगी कोई जल्दी मत करना, आराम से आ जाओ, मेहमान अभी बैठे हुए हैं, यही कहेंगी। और आपका मुलाजिम समोसे लेने के लिए गया हुआ और आप उसे कह रही हैं कि 5 मिनट में आंधी तूफान की तरह जाओ और वापस आओ, ये क्या कह रही हैं आप। तो आप इधर भी इंटेलिजेंट है क्योंकि आपको अपने मेहमान के सामने चीज़ें फ़ौरन रखनी हैं और उसका बंदोबस्त ये है कि मुलाजिम जाएगा और वो बाइक के ऊपर जाएगा और जाके चीज़ें आपके लिए लेके आएगा। और उधर आप इंटेलिजेंट हैं बिकॉज आपका बच्चा इन्वॉल्व है, तो आपको ये डर है कि इसको चोट ना लग जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं आप, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और बग़ैर सोचे समझे भी ठीक फैसला कर रहे हैं, है ना, अपने लिए। लेकिन जब एक आदमी आपको आके बताएगा यार यही फैसला जो तुम मुलाजिम के लिए कर रहे हो इसके लिए भी कर लो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल, यू आर राइट। ये बिहेवियरल चेंज है, ये आपका किरदार है जिसको आप कहते हैं कैसे इंटेलिजेंस है। अब तो आई थिंक यू कैन जॉट डाउन एक बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं, एथिकल इंटेलिजेंस, मोरल इंटेलिजेंस, तो हद हो गई है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, साउंड इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या क्या पढ़ते ना खत्म होने वाली लिस्ट आप बना सकते हैं। बट डू यू थिंक भाई कि इंटेलिजेंस जो है वो कोलैबोरेटिव भी होती जा रही है? जैसे पहले हम देखते हैं न्यूटन और डार्विन के टाइम पे कि आप
सोलो बैठे हुए हैं, सॉलिटरी में जो है ना वो आप अपना डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एंड देन यू इन्वेंट समथिंग, आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट कर ली है या आपको पता चल गया है। मैं उनको डीमीन नहीं कर रही, वो बहुत अपने टाइम का और वो वक्त था, जैसे मैं इंटेलिजेंस के इवॉल्व होने की बात कर रही हूँ। तो डू यू थिंक अब हम उस टाइम में हैं जिसमें आपकी जैसे ये पेंडेमिक्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिक्स है, बड़े बड़े मसलों का हल, डोंट यू थिंक एक नेटवर्क ऑफ माइंड्स चाहिए आपको कि इस को आप सॉल्व कर सकें जिस टाइम में अभी हम खड़े हुए हैं, कोलैबोरेटिव? हाँ, उस वक्त भी ऐसा ही था। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, मिसाल के तौर पर ये कि एक आदमी ने ये देखा कि चीज़ें चलती कैसी हैं और उसने पहिया ईजाद कर दिया, और दूसरे आदमी ने आके उस पहिए से मिसाल के तौर पर काट बना दी। तो हम आज इसको यहाँ से देख रहे हैं असल में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब बुनियादी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उस वक्त डेवलप हो रही हैं। आज हमें बुनियादी चीज़ों के अंदर असल में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब हम उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एक फैक्ट्री के अंदर 10 लोग बैठते हैं और बैठ के वो एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी ईजाद करते हैं और कहते हैं अब ये इलेक्ट्रिक से चलेगी। तो हम ये कहते हैं इसके पीछे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, लेकिन बुनियादी कवानीन, बुनियादी चीज़ें जो उस वक्त की ज़रूरत थी, यानी मिसाल के तौर पर वो, मुझे पता है कि वो उसके ऊपर बड़ी बहस है, वो कहानी है और फलां, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, समझाने के लिए, सेब गिर गया। कौन सी चीज़ है जिसने आपको इस तरफ मतवज्जे किया है? आपके एनालाइज करने की ताकत है। यानी आपने ये फिर मैं वाजे कर रहा हूँ, कमेंट्स में बहुत डांट पिटेगी हमें इस पे बहस है, हमें पता है। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पता था, आप दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और आपको ये पता था कि ये सेब तो ऊपर लगा हुआ है, और आपने देखा कि वो सेब आपके सर पे गिर गया, हो सकता है 10 दफ़ा गिरा हो। ये क्या चीज़ थी जब आपके सर पर गिरा तो आपने ये सोचा कि अच्छा यार ये तो गिर भी सकता है और ये क्यों गिरा है यहाँ पे? ये अब आप एक सिचुएशन आपको पेश आई थी जिसको एनालाइज कर रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे अराइज होगा, अगर वो सिचुएशन है नहीं है उसको छोड़ दें, जो यानी ये क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि यार ये क्या हुआ है, यानी ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया? अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, चले इसमें तो बहस है ना, हुआ नहीं हुआ, इस तरह हुआ नहीं हुआ, छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि आपने पहिया ईजाद कर लिया और वो पहिया चलता है, और आपने जब उसके आगे एक घोड़ा लगाया तो एक स्पीड पे चलता है, 2 घोड़े लगाए तो एक स्पीड पे चलता है, 3 घोड़े लगाए तो एक स्पीड पे चलता है। आज आपके जब लोग गाड़ी बनाते हैं तो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये 200 हॉर्स पावर है, ये 300 हॉर्स पावर है, ये 60 हॉर्स पावर है, 30 हॉर्स पावर है, ये बता रहे होते हैं। तो आपने बेसिक मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ वो डिस्कवर कर लिया है व्हील के थ्रू। अच्छा अब आप देखें कि ये तो आपने कर लिया, ये बात वहां तक नहीं रही। अब मसला ये हो गया कि इसको तो ब्रेक भी लगानी है। अच्छा घोड़े के मामले में तो उसकी इंटेलिजेंस है जो ब्रेक लगाती है, ऐसा ही है ना, घोड़े की इंटेलिजेंस है जो ब्रेक लगाती है, आप नहीं लगाते। यानी घोड़ा जैसे ही आप उसकी लगामें खींचते हैं तो उसको ये पता होता है कि अब मुझे रुकना है, और बाज़ औक़ात वो खुद खड़ा हो जाता है ना, बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही होगा। तो ये क्या हुआ है, वहां उसकी इंटेलिजेंस चल रही थी। जैसे ही आपने उसको आर्टिफिशियल इंजन के अंदर घोड़े की ताकत को बंद किया है, तो अब क्या हो गया है, अब आपकी इंटेलिजेंस चाहिए टू पुश द ब्रेक। सो जो घोड़े के यहाँ ब्रेन था, वो ब्रेन गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे बैठे हुए आदमी के यहाँ आ गया है। अच्छा अब आपको ये मसला पैदा हो गया है कि हाउ क्विक यू शुड बी टू स्टॉप द कार, है ना। तो आपको ये बताया जाएगा ये करें वो करें। अब ये क्या हो रहा है, ये एक सिचुएशन पैदा हो गई है, पीछे इजाद हो चुकी है, बुनियादी चीज़ें बन चुकी हैं, ये बात तय है, एक आदमी ने ये सीख लिया हुआ है कि वो भागता भी है, वो चलता भी है, वो रुक भी जाता है ना। तो इसी एबिलिटी को अब आपने उसमें इस्तेमाल करना शुरू किया। तो एक आदमी ब्रेक इजाद कर रहा होगा, दूसरा आदमी ABS इजाद कर रहा होगा, तीसरा आदमी इंजन बना रहा होगा, चौथा आदमी ये कह रहा होगा कि खुद इंजन भी चीज़ों को रोकने का बायस बन सकता है, हम इसको भी नीचे ला सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, गियर चेंज से रोक सकते हैं। ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये है कलेक्टिव एफर्ट्स। ये उस वक्त भी ऐसे ही थी, सिर्फ ये था कि उस वक्त क्योंकि एक बुनियादी चीज़ की डिस्कवरी है। बिल्कुल, आई एग्री। आपको क्या लगता है कि खुद को समझना इज मोर इजी या लोगों को? मुझे कुछ लगता ही नहीं। इट बिकॉज यू नो दिस, मैं ये क्यों पूछ रही हूँ ये सवाल If somebody doesn't know how to understand his or herself, दूसरे को भी नहीं पहचान सकता। So the basic ability to know about yourself, to analyze yourself, आप अगर अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत, अपने एहसासात, अपने अंदर पैदा होने वाले वाक़यात के नताइज
अपने साथ होने वाली ड्रामेटिक सिचुएशंस को एनालाइज अच्छा नहीं कर सकते तो आप कभी दूसरे आदमी के बारे में अच्छे इंटेलिजेंट आदमी नहीं हो सकते। इसी वजह से हमारे यहाँ वो जो शुरू में आपने बात की थी, ये प्रॉब्लम क्यों पैदा होता है कि हमें दूसरों का एहसास उस तरह से नहीं होता, उसकी वजह ये है कि ये जो आप सवाल कर रही हैं, हम दूसरे को जानने की कोशिश में मुब्तला कौम है। मैं दूसरे को जज करने में मुब्तला हूँ। मैं आपकी इंटेंशन से अपनी इंटेंशन का फैसला करता हूँ, मैं अपनी इंटेंशन से आपकी इंटेंशन का फैसला नहीं करता। मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर यह कि मैं एक सिचुएशन के अंदर फंस गया और उसी सिचुएशन में फंसने के बाद मैंने आपके सामने एक पूरा आर्ग्यूमेंट रखा कि देखें इसमें ये सिचुएशन बन गई थी, ये हो गया था, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था इसलिए मैं झुका था, इसलिए मैं ब्रेक नहीं लगा सका, इसलिए आपकी गाड़ी में गाड़ी लग गई, ये सब कुछ करते हैं। अब ये सिचुएशन दूसरे के साथ हो गई है, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते, हम उससे कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल, you're right। कवानीन के मामले में ये हो रहा होता है। अभी हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसमें हम मुसलसल इस पर बात करते रहते हैं कि जो एक्सक्यूज़ आप अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, यही एक्सक्यूज़ दूसरे को भी दे दें। लेकिन जब हम दूसरे को एनालाइज करते हैं तो उसकी नीयत को पूरी तरह से सामने रखकर उसके बाद कुछ फैसले करते हैं, और यही लेवरेज जो दूसरा हमसे मांग रहा होता है, जब हम उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वो लेवरेज हम अपने आप को देकर घर से निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, खुद ही देकर निकलते हैं, देकर निकलते हैं। वो पहले से दी हुई होती है, हम उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो ऐसे ही है। जैसे आप देखें मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हमारे यहाँ कितने मसाइल हो रहे होते हैं, अदालतों में केसेस चल रहे होते हैं, तलाकों के मसले चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, सास नान बहू मुसीबत बनी हुई होती है। आप गौर करके देखें, इनमें से एक एक मसले को उठा के मेरे से डिस्कस कर लें। इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद से नहीं चल रहा। जैसे एक मिसाल लें, आपको ये अक्सर आपने सुना होगा, ये कहा जा रहा होता है कि एक सास जब बहू थी, या देखा ना आपने, जो उस वक्त वो चाहती थी वो आज देने को क्यों तैयार नहीं है ना? वो उसने अपना रंग बदल लिया है, क्योंकि अब वो ये समझती है कि अब मैं हूं उस जगह पर जहां पर मैं उस वक्त नहीं थी, है ना, और अब मेरी जगह कोई और है। तो बिहेवियर मुझे वही वाला रखना है, बावजूद इसके कि उस वक्त मैं ये चाहती थी कि मुझसे ये बिहेवियर ना रखा जाए। आपको क्या लगता है वो क्या रेसिपी है जो आपको ये करने से रोके व्हेन यू रीच दैट पॉइंट? मैंने आपको एक लफ्ज में बताया है। यानी आप सोचें कि खुदा फर्द से मुखातिब है और ये समझ में बात वहां से आती है। आप हैं मसला, आप ही जवाबदेह हैं, और आपको ही दूसरे के साथ भी वही सलूक करना है जो आप अपने साथ चाहती हैं। यही तलकीन की जा रही है आपको मुसलसल। यही वो कमी है जो यहां लेकर आती है। एक ही बात है, इसमें कोई दूसरा मसला ही नहीं है। मैंने आपसे ये कहा ना कि आप कभी ये गौर करके देखें, आप एक सिचुएशन को हैंडल करने जा रही हैं तो आप खुद से गुफ्तगू करें। वो जो आपका अंदर का शख्स है ना, अगर आप देखें इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में, एनालाइज करने में, एनालिसिस की ताकत में, इंटेलिजेंटली एनालाइज करने की ताकत में जिस चीज़ का सबसे बड़ा किरदार है वो क्या है? आप बायस नहीं हैं, आपकी ज़ात मसला नहीं बन रही, आपका इंटेलेक्ट प्योर है, आप राशनल पर खड़े हैं, और राशनल इलॉजिकल नहीं है, यानी वहाँ से नहीं आ रहा। तो आप देखें आपका एनालिसिस ठीक हो जाएगा। आप अपने आप से बात करके वहाँ जाएं। आप अपनी बहू से बात करने के लिए पहले ये फैसला करके जाएं कि इस सिचुएशन में मैं थी तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं क्या चाहती थी, मुझे मसला क्या पेश आ रहा था। अच्छा आज ये है तो इसको क्या मैं पहले स्पेस देकर इससे बात कर सकती हूँ, इसको उस जगह पर लेकर आ सकती हूँ। अच्छा जो मुझे चाहिए था नहीं मिला, मैं दे सकती हूँ। आप देखें माँ औलाद के बारे में यही करती है। वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस देखें किस आखिरी दर्जे पे कायम हो जाती है। माँ अपने परों के अंदर बच्चे को समेट लेती है और वो उसके साथ वो नहीं होने देना चाहती जो उसके साथ जिंदगी में हुआ था, अगर उसके बाप ने कुछ किया था। इसी तरह बाप भी यही कर रहा था, हमारे वालिदैन ने हमारे साथ ये किया था, हम अपने बच्चे के साथ ये नहीं करना चाहते, ऐसे ही है। और जब बहू आ जाए तो राइट। मैं अभी आपने कहा ना कि वो सवाल पूछें, जब आप अपने आप से वो सवाल पूछें कि उस वक्त आपको क्या चाहिए था, और अब आप इस पॉइंट पे खड़े होके ये सोचें और फिर आप उसको सही जगह पे रखें, तो यू कैन डू थिंग्स उससे कहीं बेहतर जो आपके साथ हुई थी। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो AI है वो अपनी अटमोस्ट ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो कैपेसिटी पे पहुंच गया है, जहाँ पे इट्स डिज़ाइन टू गिव आंसर्स। आपको हर किस्म का जो है ना वो आंसर मिल जाएगा,
आप किसी भी किस्म की नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको, इसी बात को, ये जवाब जो हमें मिल रहा है सो इजीली अबाउट सो मेनी थिंग्स, अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट भी शायद कहना ठीक नहीं है, हर चीज़ का जवाब है एआई के पास। आने वाले टाइम में एक फीलिंग ये आती है कि वो इंसान जो कि सवाल अच्छा पूछ सकता है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। हाई स्किल्ड ह्यूमन होंगे ही वो, क्योंकि आप देखिए नो मैटर कि एआई आपको कितना अच्छा जवाब दे सकता है, आपकी कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो मीनिंग नहीं दे सकता, पर्पस ड्रिवन क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। तो इसमें तो हम इस चीज़ को आई थिंक हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले टाइम में आप कितना, और वो सवाल आप तब तक नहीं पूछ सकते जब तक आप, जैसे आप कह रहे थे कि वो आपके अंदर एनालाइजिंग पावर नहीं है। वो जैसे हम उसकी भी बात कर रहे थे, आइंस्टाइन की और उसकी डार्विन की और न्यूटन की, कि किस तरह से वो सवालात के ही जवाब में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है टू एक्नॉलेज कि आने वाले टाइम में सवाल पूछने वाला, और वो सवाल पूछने वाला कैसे एक इंटेलिजेंट इंसान हो सकता है अगर मैं आपको एज अ ह्यूमन ही नहीं प्रोसेस कर सकती, या मैं आपको एज अ ह्यूमन समझ नहीं सकती हूँ, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को, इस सराउंडिंग को जिसमें मैं हूँ, एंड ऑल्सो द मैटर इंटेलिजेंस, द मैटर कॉग्निशन, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं उसको समझना। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आगे आपको बहुत आई थिंक बेनिफिट देंगे 2050 में, अगर हम री इमेजिन करें कि अच्छा और क्या हो सकता है, कि इंटेलिजेंस को हम किस तरह से रीडिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डोंट यू खुदा थिंक? के बनाए इंसान और इंसान की बनाई मशीन में फ़र्क ही सवाल है। ऐसा ही है ना, आपके अंदर से मैं सवाल गायब कर दूं तो क्रियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, क्रियोसिटी ख़त्म कर दूं तो नॉलेज ख़त्म हो जाएगा, नॉलेज ख़त्म कर दूं तो आप चीज़ों को देखने के ज़ाविये ही बिल्कुल तब्दील कर देंगे। मेरा तजुर्बा, मेरा मुशाहिदा सबसे बड़ा नॉलेज है। मैं सामने चीज़ें देखता हूँ, उनको छूता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको देखता हूँ, इससे मेरे अंदर चीज़ें पैदा होती हैं। ये जो मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। आप एआई से पूछें कि व्हाट शुड आई टेक इन फीवर, मिसाल के तौर पर, इफ़ आई हैव फीवर व्हाट शुड आई टेक, वो आपको बता देगा। यहाँ ज़्यादा नीचे ये लिख देगा कि भाई तुमने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट इन माय ओपिनियन तुम्हें ये करना चाहिए। अच्छा, आप जब मुझसे ये कहती हैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा कोई रिश्ता, मेरे दोस्त आके मुझसे कहते हैं मुझे बुखार है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है मेरा? मैं उसके माथे पे हाथ रखता हूँ, है ना। ये लम्स ये मशीन पैदा ही नहीं कर सकती। सो मैं उसको क्या कहता हूँ? मैं उसे ये कहता हूँ कि बेटे तुम्हें बुखार नहीं है, और मैं उसे कहता हूँ तुम्हें बुखार है, और फिर मैं उसे कहता हूँ लग रहा है, चेक कर लो, ये है ना। अच्छा, एक और मिसाल लीजिए, मैं एआई से पूछता हूँ कि डू यू नो हाउ यू नो द वेज टू सुसाइड, कैन यू सजेस्ट एनीथिंग। हो सकता है वो 50,000 चीज़ें बता दे, और मैं आपके पास एक बहन के तौर पर आता हूँ और आपसे आगे कहता हूँ मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। आपकी जो इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो पहली बात क्या करेगी? वो आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि जाके तुम वहाँ से गोली खा लो, तुम सेंकिया खा लो, तुम चूहे मार दवाएं खा लो, ये नहीं बताएंगी। आप मुझे ये क्या हुआ, मसला क्या है, ऐसा क्या हो गया कि तुम ये काम करना चाहते हो? I will try to connect with you emotionally. एग्जैक्टली। सो वो ये AI नहीं कर कभी सकता। हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसके लिए जो आपको जुमला बताया इसको जहन में रखें। ये जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो जाए, हो सकता है एक मौका ये आ जाए कि वो जो गिवन नॉलेज है उसके अंदर से क्वेश्चंस भी करने लग जाए, और हो सकता है कि उन क्वेश्चंस के नतीजे में जो उसके यहाँ पैदा हों वो कल को प्रिडिक्ट करके कुछ चीज़ें भी बताने लग जाए। जैसे आज भी आपने देखा कि बहुत सारा AI इस्तेमाल होने लग गया स्टॉक एक्सचेंज में, इधर उधर। वो पिछले डेटा को एनालाइज करता है और उसके नतीजे में आपको कुछ चीज़ें दे देता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकेगा, हो ही नहीं सकता कि खुदा का बनाया हुआ इंसान और AI में जो बुनियादी फ़र्क है वो है मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा मेरा अपना है, और वो मेरे अपने तजुर्बे और मुशाहिदे के नतीजे में मेरे जहन में सवालात पैदा होते हैं। मैं उनको एनालाइज करता हूँ और सॉल्व करने की तरफ जाता हूँ। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ से करता हूँ, वो मेरे मुशाहिदे होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, आपका, मेरा, 10 और लोगों का, 20 और लोगों का मुशाहिदा है, उन्होंने उस पर कुछ लिखा है, उन्होंने AI को दे दिया है, वो उसको एनालाइज करता है और उसमें से बेहतरीन का इंतखाब करके आपके सामने रख देता है। और उसमें भी बाज़ औक़ात आप उसे कहते हैं कि तुमने क्या चवल मारी है मतलब इसको जो है ना, वो आपसे खुद कह रहा होता है कि भाई मैं इसको क्या मज़ीद एलैबोरेट करूँ, इसको मज़ीद ये करूँ, इसको फलां करूँ। तो ये क्या हो रहा है,
ये मेरा दिया हुआ नॉलेज है जो मैंने इंटरनेट पे इकट्ठा कर दिया था, उसी को ही वो शफल अप करके उसको वो आपको शफल करता है, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकालता है और वो मुझे भी देता है, आपको भी देता है। ये वो क्या कर रहा है, वो गिवन नॉलेज को एनालाइज करके आपके सामने रख रहा है। ये जो नॉलेज पैदा हो रहा है, ये मेरी आंख, मेरा कान, मेरे एहसास पैदा कर रहे हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ, जैसे आपको याद होगा एक फोरम में हमारी बहुत बहस हुई थी, तो मैंने वो उसमें ये कहा था कि भाई फलसफी पहले नहीं है, जिंदगी पहले है। वो जिंदगी गुजार कर ये फैसला करता है कि देखो इसमें ये पहलू हैं जिसके अंदर से जाना है। हमारे यहाँ बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम फलसफे की किताब पढ़ के जिंदगी पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते है ना। तो ये वो एक फर्क है जिसको बताना जरूरी। तो मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं होगा, आपको ये बात ठीक है कि वहां पर भी इंसान की एबिलिटी टू क्वेश्चन, इंसान की एबिलिटी टू इलैबोरेट, वो काम आनी है। यानी वो एआई से आपने देखा है कि अब ये नई टेक्नोलॉजीज के आने के बाद ये बात होने लगी है कि हमें सवाल कैसे करना है एआई से। आपका प्रॉम्प्ट कितना स्पेसिफिक होगा, कितना सही होगा, कितना अच्छा होगा कि वो आपके लिए वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। तो ये अच्छा, इसको ज़रा उधर लेकर जाएं। जब आप एक इंसान को ये कहती हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपने मुलाजिम से, अपने बेटे से कहा कि यार बेटे जाओ ज़रा जाके ना सब्ज़ी ले आओ, क्या बनाएं आज। तो उसने कहा कौन सी सब्ज़ी लेके आऊँ। तो आपने कहा कि देख लो, अच्छा ऐसे करो आलू ले आओ। वो वहाँ जाता है और उसको आलू नहीं मिलते, तो क्या करेगा, वो आपके लिए बैंगन उठा के ले आएगा, वो आपके लिए भिंडियाँ उठा के ले आएगा। ये वो क्या कर रहा है, उसके पास नॉलेज बेस मौजूद है कि सब्जियां ये होती हैं और इसके अंदर से अम्मी ने आलू कहा था, लेकिन क्योंकि वो नहीं मिला तो मैं ये कर लेता हूँ। एआई ये काम नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल। अब वो क्या करेगा, आपने ये लिख कर डाला कि मेरा बेटा गया था मार्केट में और उसने जाके ये फैसला किया था, और असल में इंसानों को ऐसे ही फैसला करना चाहिए। उनकी जो इंटेलिजेंस है वो डायनामिक होनी चाहिए, उनको इस तरह से चीज़ें निकाल के अपने ताई कोई काम कर लेना चाहिए। तो अब वो इसको पढ़ेगा जो आपने लिखा था, और उसके बाद जब एक आदमी सवाल करेगा और वो स्पेसिफिक सवाल होगा कि अगर मेरी माँ मुझसे ये कहे तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो एनालाइज करके रख देगा कि तुम ये भी कर सकते। अच्छा, आपने ये जो अभी हम प्रॉम्प्ट वाली बात कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि इस वक्त 2025 में हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके कोर्सेज हो रहे हैं, और ये क्या है कि आप किस तरीके से क्या वर्ड्स यूज़ करके वो सवाल पूछेंगे जो आपको आपका जवाब मिल जाए। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में आए, एआई को भूल जाए। वी डोंट डू दिस। यानी कि हाँ, अगर आप किसी को समझा भी रहे हैं कि आप अच्छा लफ्ज़ों का चुनाव कर लें, आप अपना सेंटेंस ऐसे फॉर्म कर लें, आप बात करने का तरीका ये है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि आपको आर्ग्यू करना नहीं आ रहा है, आपको डिसएग्री करना नहीं आ रहा है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड येट वी आर इन डिनाइल। कि आप बच्चों को देखें, आप बच्चों से अगर बात करें, वो कहते हैं यार हम नहीं कर सकते, बात सुनते नहीं हैं, बात समझते नहीं हैं। एंड ऑन द अदर साइड यू आर रेडी टू लर्न कि वो कोर्स जो आपको ये सिखाए कि आपने किस तरह से अपना सवाल या अपना पॉइंट रखना है ताकि आपको आपका डिज़ायर्ड आंसर मिल सके। तो ये एक मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात है, और मैं ख़ास तौर पे ये जो बात कर रही हूँ, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो शऊर रखते हैं इस चीज़ का। आपकी यहाँ बात रोकूं, एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपको, अगर आप और मैं, हम जिस एज से गुजर कर आए हैं, आपने पिछले 10-12 साल में, 15 साल में ये देखा होगा, ख़ास तौर पे ये जेन ज़ी के बाद, कि हमें ये कहा जा रहा था कि हमें मत सिखाएं कि सवाल कैसे करते हैं। याद है आपको? याद होगा हमारे फोरम में एक मरतबा एक साहब ने हमसे इस पर बहुत बहस की थी कि ये बात कि कोई हमसे ये कहे कि बेटे तुम्हें सवाल ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तुम्हें सवाल, ये वाला सवाल बनता नहीं है यहाँ पे, ये मत सिखाएं। हमने सवाल किया, जवाब दें। अब क्यों सीख रहे हैं? एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त भी बुनियादी रिक्वायरमेंट थी, आपको मुझसे क्या हासिल करना है, आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं, ये आपका सवाल तय करेगा। तो यानी कि अगर एआई से कनेक्टेड जब हम प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट कि यहाँ पे क्योंकि इंटेलिजेंस और पैसा एजेंडा है, या फिर किसी को ये बताना कि आई नो ऑल दीज थिंग्स, वहाँ पे क्योंकि आप ये सब चीज़ें ना फ्लॉन्ट कर सकते हैं और वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते, इसलिए आपका वो करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। एग्जैक्टली, इट इज़ द सेम एबिलिटी ऑन द अदर साइड विद द ह्यूमंस। ये वही एबिलिटी है जिसको आपने पिछले 10-15 साल के अंदर, वो जो था ना आज़ादी इजहार, क्वेश्चन करने की आज़ादी, चीज़ें पूछने की आज़ादी के नाम पर आपने उसको बाकायदा डिग्रेड करना शुरू कर दिया था, अपनी इस एबिलिटी को, और बाज़ जगहों पे आप इसको नेगेटिवली एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। वही एबिलिटी है ये, इट इज़ द सेम।
जो हुनर आज आपको प्रॉम्प्ट की शक्ल में एआई सिखा रही है, यही हुनर आपको माँ बाप सिखाते जब कहते थे कि देखो बदतमीजी मत करो, अपनी बात करो। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और फिर ये कहा गया था कि क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो लिहाजा आप मेरे सवाल को ये कह रही हैं कि बदतमीजी है। अच्छा बेटे, बाबा से ऐसे बात नहीं करना, ऐसे कर लेना, फायदा हो जाएगा। प्रॉम्प्ट ही सिखाया जा रहा है आपको। सो इट इज द बेसिक क्वेश्चनिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन, हाउ यू पुट योर क्वेश्चन, द प्रॉम्प्ट यू नो। आपने एक प्रॉम्प्ट लिया और आपने बाप से एक तरह से बात की, माँ से दूसरी तरह से बात की, भाई से तीसरी तरह से बात की, यही एबिलिटी थी ना। उस एबिलिटी को आपने बकायदा अंडरमाइन किया। लेकिन नेचर एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली आपको घसीटती हुई वहीं पर ले आती है जहां से आप शुरू में। इसके लिए आपको याद होगा, मैं ये बयान किया करता हूं कि ये ऐसे है कि इंसान को रबर बैंड के साथ आप बांधें और उसकी नेचुरल जगह यहाँ है, तो आप इस जगह से इसको वो खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है। ये अब उसकी पावर है। एक मौका वो आता है जिसमें जैसे ही वो इससे लूज करता है तो वो वापस आके नेचर को हिट करता है। मेरे नज़दीक वो गलत था, ये सही है। इसमें कुछ भी नहीं होना, आपकी वही एबिलिटी है जिसको आपने कुछ अरसे के लिए बहुत नीचे कर दिया था। किस एबिलिटी को? क्वेश्चन आपके ज़हन में पैदा हो रहे थे, उसको नहीं। हाउ टू पुट अ क्वेश्चन, द प्रॉम्प्ट, जिसको अब आप प्रॉम्प्ट कहते हैं। बिल्कुल, अब वो फैंसी वर्ड है ना, तो वो फिर अब अच्छा लग रहा है और वो एआई से रिलेटेड है। आप और देखें, आप जब एक बहू को ये कहते थे रिश्तों में कि बेटे तुम जैसे अपनी माँ से जाके कोई बात करती हो ना, ऐसे ही कर लो, तो मुझसे कहती थी कि सास माँ नहीं होती। तो आप उसे कहते थे कि नहीं देखो, माँ ना हो लेकिन सवाल तो अच्छे तरीके से किया जा सकता है ना, बात तरीके से भी पूछी जा सकती है। कहते थे जिसने जवाब देना हो और जिसके पास जवाब हो वो कभी ये नहीं बताता कि सवाल ठीक है या गलत है, यही कहा जा रहा होता था। अब आप उसके कोर्सेज करवा रहे हैं। सवाल ठीक से करो, स्पेसिफिक करो, सही जगह पर रहो। आपने वो सुना होगा कि एआई के, मैंने किसी जगह पढ़ा, किसी आर्टिकल में, मुझे अगर सही याद है कि बहुत बड़ी डेटाबेस ज़ाया हो रही है ऑन द सर्वर्स जस्ट टू से प्लीज टू एआई। आप जब उसे कहते हैं ना प्लीज करेक्ट दिस सेंटेंस, प्लीज राइट दिस, फिर उसका रिस्पांस तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, इट इज एआई। उसके पास वो इमोशंस नहीं है जिसको आपने प्लीज कहना है। तो आपने गौर किया ये क्या हो रहा है? आई डू दिस। यानी जब आप उसको कहते हैं प्लीज डू दिस, आप देखिए अनकॉन्शियसली होता है ये, इट्स नॉट समथिंग कि वो आप उसको इंसान समझ रहे हैं। आप कहते हैं सिरी कॉल फलां एंड फलां, ये कह रहे होते हैं ना आईफोन पे। आपने कभी ये कहा प्लीज सिरी कॉल मामा, या कुड यू प्लीज कॉल माय मामा? नहीं कहते ना। क्यों? उसको जरूरत ही नहीं है इसकी। उसको तो आपने सिर्फ सही सवाल पहुंचाना है, उसने एक्ट करना है, एंड दैट्स इट। बिल्कुल, यू आर राइट। इवन जानवरों में वो इंटेलिजेंस मौजूद है, वो आपके बिहेवियर को जानते हैं। ये इंसान, जानवर, यानी जिंदा मखलूक, ये जिसने बनाई है, ये उसका शाहकार है। आप नहीं पहुंच सकेंगे वहां तक। बिल्कुल, बल्कि कोई एक तो स्टडी भी है कि अभी तक इंसान अपना आई थिंक 5% ही ब्रेन इस्तेमाल कर चुका है, बाकी 95 तो किया ही नहीं है। मुझे तो 5 भी ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है 5 भी थोड़े से लोग हैं। एग्जैक्टली, जो आपकी बात है ना, थोड़े से लोग हैं। इसको अगर हम और ये याद रखिएगा कि ये 5% ब्रेन यूज़ करने वालों में, डिग्रियों वालों के, आईक्यू में टॉप करने वालों के, सैट और आइल्ट्स में टॉप करने वालों के नाम नहीं आएंगे। आ भी जाएंगे, मैं नहीं कह रहा 100% नहीं आते। ये आप कभी एनालिसिस करके देखें, आप इसके टेस्ट वो बनाएं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को एग्जामिन करने के हैं, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस देखने के हैं, जो यानी जो स्ट्रीट विजडम है उसका मजहर है। तो आप ये देखेंगे कि ये सिचुएशन बिल्कुल उलट जाएगी। बिल्कुल, यू आर राइट। और ये जो अभी आप बात यही कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, और जो हम 5% लोग हैं, अपना 5% ब्रेन यूज़ करते हैं हम लोग, जो इस पे भी अब काफ़ी तहकीकात होनी शुरू हो गई हैं। बहुत, असल में वो चेंज भी होती रहती हैं, हर अब काम बहुत हो रहा है। तो ये ना कि आप एक चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं, एक आदमी आपकी वीडियो देख रहा होता है, वो जाके एआई के ऊपर कुछ लिखता है और लिखकर नीचे आपको आके बताता है कि देखो ये 5 नहीं 5.5 था। सो बेसिकली अभी हम अगर इसको दोबारा से रिफ्रेस कर लेते हैं कि ह्यूमन अभी अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। मेटा इंटेलिजेंस,
जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे दिमाग मैं में पिछले वाले पे वो कमेंट कर जी जी आप अगले सवाल पे जा रही हैं। जिंदगी गुजारने के लिए ये जो 22-24 हज़ार दिन हमने यहाँ पे गुजारने हैं, उसके लिए इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत भी नहीं है। यानी अभी इतनी सी इंटेलिजेंस है तो आप पत्थरों में खुदा ढूंढने निकल पड़े। इससे ज़्यादा हो जाती तो पता नहीं क्या करते। सो इतनी ही चाहिए आपको, ये ज़िंदगी गुजार कर जाना है, लेकिन वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। बेसिक जो प्रोसेसर है वो आपके पास है, ये जो इक्विपमेंट है, ये इंटेलिजेंट इक्विपमेंट है। अच्छा, एक बात हमने की नहीं, मुझे अभी जहन में आई। योर बॉडी एक्चुअली इटसेल्फ इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर एवर बिल्ड। बिल्कुल। आप जरा गौर करके देखें, हजारों करोड़ों अरबों सेल्स आपके अंदर हैं, आपका नर्वस सिस्टम सारा कनेक्टेड टू द ब्रेन है। आपको पता भी नहीं होता कि इस वक्त आपका ब्रेन आपके अंदर एक जंग लड़ रहा है, बैक्टीरिया मार रहा है, वो वायरस के खिलाफ क्या कर रहा है। वो आपने गलत चीज़ें खा ली हैं, उसने फ़ौरन से ये काम शुरू कर दिया कि अब इसको मुझे क्या करानी है ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाएं। उसने कब आपके लिए किस चीज़ को रोक देना है, कब पैदा कर देना है, आपके अंदर जो ये खाने के टेस्ट बड्स हैं, इससे वो कैसे रिएक्ट और एक्ट करता है, वो क्या कुछ कर रहा। अच्छा, फिर ये देखें, ये जो ओवर थिंकिंग किसको कहते हैं? आपके ब्रेन ने आपकी मर्जी के बगैर या आपकी मर्जी से उन चीज़ों पर ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया जहां उसको नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह से आप देखें, फियर बाजुकात आपका होता है और बाजुकात आपके अंदर पैदा हो रहा होता है। जैसे एक बच्चे को सीढ़ी उतरते हुए डर लगता है, ये डर हाइट का है टाइप, हाँ। नहीं, अभी बच्चा छोटा सा, ओके, उसको डर लग रहा है। वो कौन है जो उसको ये कह रहा है? इसका मतलब है कि कुछ अंदर चल रहा है। exactly. अच्छा, आपकी आंख योर इनर सेल्फ इक्विपमेंट है। अब हमें ये पता है, अब साइंस हमें ये बता रही है ना कि ये आंख कुछ नहीं कर रही, ये ट्रांसमिट कर रही है, एंड देन आई कैन सी यू। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साउंड। आपको बाज़ औक़ात जैसे ही यहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो जाए, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, आप गौर करें, है ना? तो ये क्या हुआ है, आपकी ये जो इंटेलिजेंस थी, क्योंकि बहुत खामोशी हो गई और एकदम से बोलते बोलते लोग चुप हो गए हैं, आप किसी खामोश जगह पर चले गए, उसकी और हिस्सियात हैं जो जागने लगती हैं। चाहे एक आदमी देख नहीं सकता, उसका विजन नहीं है ना, लेकिन वो अपने बाकी सेंसेस के थ्रू वो इंटेलिजेंस वो कहीं बढ़ जाते हैं। ये क्या हुआ है, ब्रेन को ये पता चला है कि वो जो मुशाहिदे वाली ताकत थी, जो मुशाहिदे से डेटा मेरे पास आना था, वो नहीं आ रहा। आप गौर करके देखें, बाज लोग, आपने अगर किसी से कम्युनिकेट किया हो जो देख नहीं सकते, वो आपको आपकी आवाज़ से, आपकी चीज़ों से, आपको छू कर वो आपके मुतालिक एक आइडिया पेश कर देते हैं। अच्छा, आप ये किताबें जो देते हैं जिसमें वो लिखा हुआ होता है, सिंबल्स बने हुए, क्या करते हैं? आपकी एक ताकत खत्म हुई है, आपने उसको दूसरी उंगली की ताकत से, मेरा ये जो लम्स है, इसके अंदर भी कितनी पावर है और इंटेलिजेंस है, हाँ। कितना इंटेलिजेंट है कि बारीक बारीक से दाने लगाकर आपने, यानी उन स्पॉट्स के नतीजे में, उन दानों के नतीजे में बिल्कुल बारीक आपने एक लफ्ज की साख्त बनाई है, जरा सा उभार दिया। तो मेरी ये पोर मेरे ब्रेन को रियल टाइम में ये बता रही है कि ये अब दाना ख़त्म हो गया है, ये दूसरा शुरू हो गया है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। और आपने अगर कुछ लोगों को देखा हो, कभी जाके वो वीडियोस देखिएगा, वो आपके और मेरे, मुझसे कहीं ज़्यादा स्पीड से वो पढ़ते हैं उसको, है ना? तो ये क्या हो रहा है, हम गौर नहीं करते। वो क्योंकि बेसिक इक्विपमेंट मौजूद है, वो एनालाइज करने की ताकत मौजूद है, तो खुद इटसेल्फ योर बॉडी वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है कि यू कैन नॉट इमेजिन। आपके जिस्म के एक हिस्से पर जो आप देख भी नहीं रही, आपकी पुश्त पर, कमर पर मक्खी आके बैठ जाए, आपके कपड़ों के ऊपर आकर बैठ जाए, आपको पता चल जाता है, यू कैन फील इट, यू कैन फील इट। आप उसी वक्त जो है ना वो उसको हिलाना शुरू कर देते। सो ये जो इंटेलिजेंस है ये महदूद नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ये कहा था
कि जब मैं ये कहता हूँ कि ये जिस्म, ये जस्त, ये जो मिट्टी से बना हुआ पुतला है, ये इतना इंटेलिजेंट है itself within your body, actually the intelligence is roaming around, everything is intelligent, every cell is intelligent, है ना? yes, और यही अगर आप एक्नॉलेज कर लें तो आप सजदे में वैसे ही गिर जाते हैं। क्या सवाल, तो क्या मैं कहती हूँ एनालाइज करना, सिर्फ इसी को ही आप अगर समझ लें या इसकी होने का इस बात को अप्रिशिएट कर लें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिमाग दिया, क्या जिस्म है, क्या सेंसेस हैं, और आप उसके बाद क्या करें, कैसे इतनी सी पैदा होने वाला बच्चा कैसे इतना बड़ा इंसान बन जाता है, आपके सेल्स, आपके न्यूरॉन्स। बल्कि अभी तो हमारी बहुत लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम उस तरह से कनेक्टेड नहीं होते साइंसेज या न्यूरो साइंस से, अंदर क्या क्या चल रहा है। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ, जो न्यूरो साइंस या जो डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स को परस्यू करते हैं, उनका तो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दिस थिंग होती है, बिकॉज आप ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन ब्रेन को एक डिफरेंट लेवल से देख रहे होते हैं जिस तरह से हम नहीं देखते हैं। एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं एक बीमारी के मुतालिक पढ़ रहा था, उसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। बीमारी क्या है कि आपके जो सेल्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो ब्रेन से मैसेज लेकर जा रहे हैं, वो बाज़ औक़ात किसी जिस्म के ख़ास हिस्से को और बाज़ औक़ात पूरी बॉडी को और बाज़ औक़ात किसी जिसे कहते हैं ना कोई इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ योर्स, वो उसको कमज़ोर करते हैं, नहीं फिज़िकली। अब मिसाल के तौर पर आपने कभी ये महसूस ही नहीं किया होगा कि ये जो आपकी आँख की पुतली खड़ी है ना, आपके ये शटर लगा हुआ है, ये मुसलसल हिलता है, आप जब चाहती हैं खोल लेती हैं, जब चाहती हैं बंद कर लेती हैं, इसको स्टैटिक कर लेती हैं, बंद ही नहीं होता, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता। बिल्कुल। यानी आप इमेजिन करें कि उसको सिर्फ मैसेज नहीं जा रहा, एक केमिकल है जो आप उसको एक दवा की शक्ल में, गोली की शक्ल में देते हैं, वो ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि आपकी कैफियत कितनी है, तो वो दोबारा से वो केमिकल जब उसको मिलता है तो वो आपके उसको खड़ा करना शुरू कर देता है। यानी बाकायदा आप अपनी इस आँख के शटर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर वो ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ मैसेज नहीं आ रहा, ऐसे करके लोग पढ़ते हैं, वो आपको अब क्या हुआ है, यानी आप ज़रा गौर करके देखें बॉडी की इंटेलिजेंस क्या है। आपके इस हाथ को ये पता है कि जब ये खुद से अपनी जगह पर नहीं रुक रहा तो मेरे पास एक हल ये है कि मैं इसको ऐसे करके खोल। यानी इंटेलिजेंस की तो कोई हद ही नहीं है। आप मुझे कोई मशीन बताएं जो आपकी आंख में पड़े हुए बाल को एग्जैक्ट उस जगह से उठा के ले आए। आपकी आंख ब्रेन को कम्युनिकेट करती है, दिस इज वेयर इट लाइज, तुम्हें उंगली को यहाँ लेकर आना है, ऐसा ही है ना, एग्जैक्ट टिचिंग, यानी उस आंख के उस इतने से हिस्से की वो एग्जैक्ट जगह जहां वो बाल रखा हुआ है वहां से इचिंग हो रही होती है। आप एग्जैक्ट बताते हैं कि यहां करके है बाल, ऐसे ही हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो बॉडी की इंटेलिजेंस है जो चल रही है, जिसका आपका यानी जो 5% आप जिसकी बात कर रही थी, ये तो वो है जो आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अंदर हो रहा है तो अनबिलीवेबल है। मुझे लगता है कि हमें इंटेलिजेंस छोड़ के ना इंसान कितना हकीर और वल्नरेबल है उसके ऊपर बात करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज द मोर यू ओपन दिस टॉपिक, मुझे लिटरली गूज़बम्स के आप कितनी छोटे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके हाथ में जो हमें लग रहा है कि जो हम बैठ के यहाँ पे यही बात करें ना, इंसान कितना इंटेलिजेंट है, उसके पास ये सलाहियत भी है, वो ये करके ये भी अचीव कर सकता है, कहाँ जा रहे हैं, AI कितना ज़बरदस्त है, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, मुल्क है, क्या इंसान ने कितना ज़बरदस्त बना लिए। वो आपने सुना हुआ ना कि अगर सिर्फ इंसान के जिस्म में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और वाइटामिन्स को बाहर कहीं पे बनाना हो तो एकड़ों में फैली हुई, शायद मीलों में फैली हुई फैक्ट्रियाँ चाहिए। जो आपके लिवर के अंदर हो रहा है, आपके मैदे के अंदर हो रहा है, तो ये इंटेलिजेंस है ना। उसको ये पता है मुझे इस वक्त ये वाला केमिकल चाहिए, मुझे इस वक्त ये वाला वाइटामिन चाहिए, इसमें ये कमी हो गई। अब देखें आपकी हड्डियाँ, आपको कैल्शियम की कमी हो गई, ये क्या हुआ है, आपकी बॉडी ने उस तादाद में कैल्शियम बनाना बंद कर दिया है ना। तो आपकी हड्डी के अंदर जो एक बज़ाहिर अगर हड्डी बाहर पड़ी हुई है तो एक बेजान चीज़ है जिसके अंदर ज़िंदगी नज़र ही नहीं आती, ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। इंटेलिजेंस की आखिरी इंतहा ये है कि उसको भी वो मैसेज जा रहा है और वो केमिकल्स पहुँच रहे हैं, वो वाइटामिन्स पहुँच रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके। तो अर्ज़ ये है
कि ये जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन है और एनालाइजिंग द एक्सटर्नल नॉलेज दैट आई कुड सी और आई कुड सेंस और आई कुड लिसन, ये तो कुछ भी नहीं है जो उसके अंदर हो रहा है। सो आई थिंक अनफेयर होगा कि अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को टच ना करें और उसको ज़रा डायसेक्ट ना करें। ये इमोशनली अनइंटेलिजेंट होगा। एंड आई वांट टू कनेक्ट दिस टू मेटा इंटेलिजेंस। वो सलाहियत एक इंसान के अंदर जिसमें वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही इवेल्युएट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आपका कोई बिहेवियर है, उसके अंदर आप ये फ़ौरन से सोचने लगते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, वो क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, क्या ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, क्या मेरा ये सोचना ठीक है कि नहीं है, ये सोच आ कहाँ से रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेटा इंटेलिजेंस। एंड आई फील लाइक कि ये बहुत हद तक कनेक्टेड है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से भी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा सवाल इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर है ना, वो ये है कि हम क्यों नहीं एक्नॉलेज करते, हम क्यों नहीं इमोशंस को एक्नॉलेज करते। मैं बात कर रही हूँ मेरी जनरेशन की, पिछली जनरेशन की, उससे पिछली जनरेशन की। बात करना ही इट्स लाइक कि आप झूठ बोल रहे हैं, या ये कोई एक फैंटेसी आपने बनाई हुई है, या फिर एक एक ऐसी दुनिया है जो एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसकी बात करें। नो, ये जीते जागते इंसान के अंदर इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आजकल आप देखते ही होंगे कि आप जब अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्कस करते हैं, एंड इफ़ यू टेल द अदर पर्सन दैट दिस इज़ अ चैलेंज यू आर हैविंग मेंटली, डिनाइल होता है। अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है कि इस पे काम बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता है। तो जब आप उसको यही नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना, उसको प्रोसेस करना और उसके इमोशंस के अंदर इंटेलिजेंट होना, आप ये कर कैसे सकते हैं? अच्छा देखें, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस EQ की बात करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए यानी वो क्या प्रोसेसेस हैं जिसको हम अडॉप्ट करते हैं? सेल्फ अवेयरनेस है, मोटिवेशन है, यही चीज़ें हैं ना। और फिर इसके साथ में एम्पैथी जुड़ जाती है। एग्जैक्टली, एम्पैथी इज द बिगेस्ट। अच्छा, इसी तरह से मोटिवेशन टू मोटिवेट अदर्स, यही चीज़ें हैं ना जिसको हम एक जगह से लेकर चलते हैं, और ये इन तमाम सलाहियतों के इंटेलिजेंट इस्तेमाल के नतीजे में हम बेहतर इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे आपके मिसाल के तौर पर पहली चीज़ क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। आप ज़रा गौर करके देखिए, मैंने आपसे अभी ये बात कही थी, जब हम वो बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि कोई आदमी वो दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं सकता अगर वो अपने इमोशंस पर उसने काम ही नहीं किया। और वो काम करने से मुराद हमारे यहाँ समझा जाता है कंट्रोल नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ इमोशनल मैनेजमेंट इज द स्किल, हाउ यू मैनेज योर इमोशंस एंड टू एनालाइज योर इमोशंस तो जैसे ही आप ये एबिलिटी पैदा कर लेते हैं तो दूसरे के लिए के इमोशंस को आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। फिर आप ये देखें, मोटिवेट करना है आपको किसी को, ये मोटिवेशन कहाँ से पैदा होती है? अगर आपके यहाँ एक और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं मौजूद, यानी टू मोटिवेट योर सेल्फ, बिल्कुल है ना, तो आपको किसी दूसरे को मोटिवेट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि आप तो खुद को मोटिवेट नहीं करते। मैं मिसाल देता हूँ आपको, हमें ये पता है कि हमें काम करना है। मिसाल के तौर पर एक खातून को ये पता है कि उन्होंने घर का काम करना है। अब उनको बाहर से आके किसी ने बताया कि भाई ये घर का काम करना जाना, ये को काम नहीं होता। अच्छा, बाहर का काम कर रहा है मर्द, उसको किसी ने जाके बताया कि यार ये जो तुम बाहर आके काम करते हो, तुम्हारी बीवी तो सारा दिन घर पे सोई रहती है। ये क्या हुआ? ये दो डेटाज हैं जो किसी और आदमी ने अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को एनालाइज किए बगैर और दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखे बगैर कह दिए। ये आदमी अगर इंटेलिजेंट है तो इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करेगा, और मुवाजना करके अपने लिए एक जगह पैदा करेगा, उसको एनालाइज करेगा और ये बताएगा कि नहीं ये प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट जॉब, इट इज़ फुल टाइम जॉब दैट माय वाइफ इज़ डूइंग, और इधर मैं ये एफर्ट करके जाता हूँ। तो ये क्या हुआ, उसने वो जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई थी और दूसरे आदमी ने, जिसके यहाँ वो इंटेलिजेंस कम थी, जो इमोशंस को मैनेज नहीं कर रहा था, बल्कि उसने कुछ चीज़ें सीख रखी थी और वो उसको बयान कर रहा था, वो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। जैसे ही बाहर से किसी चीज़ को बाहर की इंफॉर्मेशन को लेकर, बाहर के इमोशन जो कम्युनिकेट किए गए हैं उसको लेकर मैं अंदर जाता हूं, तो फिर मैं अपने इमोशंस पर काम करता हूं। अपने इमोशंस पर काम करता हूं तो ये बिल्कुल साइकिल है, ये रेगुलेट होकर बाहर आता है और मैं दूसरे के इमोशंस को वहां से देखना शुरू करता हूं जहां वापस मैं अपने अंदर लेके जाता हूं।
अच्छा, मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे बहुत शिद्दत से ये महसूस होता है लिविंग इन पाकिस्तान इन आवर सोसाइटी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती इमोशनल इंटेलिजेंस। और आज आप जो भी मसला उठा लें, घरेलू मसाइल हैं, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट में है, कोई किसी इदारे में है, कोई किसी पोजीशन पे है, पेडिस्टल पे है, रिलीजियसली आप किसी को देख लें, आप किसी को पॉलिटिकली देख लें, everyone lacks emotional intelligence and I personally feel that this is the problem जो कि हम as a कॉम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें हमेशा ये होता है, अगर मुझे कोई पोजीशन मिल भी गई है ना, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको पुल कैसे कर सकता हूँ और नीचे कैसे खींच सकता हूँ, वो आगे ना बढ़े। उसके लिए किसी किस्म की कोई एम्पैथी नहीं है, किसी भी किस्म की उसके लिए मेरे पास अच्छे इमोशंस, उसकी वेलबींग के लिए मैं सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ये बिलीव कर रही हूँ ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना या किसी के लिए इमोशनली अच्छा सोचना, एम्पैथाइज करना इज़ नॉट नेसेसरी, इज़ नॉट नीडेड। तो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि ये वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हम लैक करते हैं। और हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाके एक्सेल करते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हाई ग्रेड्स लेना, 18 सब्जेक्ट्स के आपने पेपर देने हैं, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में। आप यहाँ पे अगर एकेडमिकली देखें, कमाल की हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कमाल के हमारे पास ब्रेन्स हैं जो कि हाई जीपीए भी ले लेंगे, बहुत ज़बरदस्त नंबर्स लेंगे, टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ, बट वी डोंट हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। वो मुझे एक बहुत बड़ा ना एक खला सी लगती है कि वो हमारे और उस बेहतरी के बीच में जो कि हम आज दुआ कर रहे हैं कि आए, बहुत बड़ी खला है ये। हमने अभी ये बात की थी कि इंसान की एक बुनियादी इंस्टिंक्ट है, फितरत है, सर्वाइवल। आप अगर गौर करें तो हमारी कौम के यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जो सर्वाइवल इंटेलिजेंस है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो हावी हो जाती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। ऐसा ही हो रहा होता है बिल्कुल, हर प्रॉब्लम, हर चीज़ में हमें सिर्फ इसी चीज़ की टेंशन होती है कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। एग्जैक्टली आप देखें, एक एक करके मिसालें देनी शुरू करें ताकि लोगों को समझ में आए। आपने घर के मामलात में देखें, नहीं आपके माशरती समाजी मामलात हैं, आपको सास को ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि कहीं ये घर मेरे हाथ से चला तो नहीं जाएगा, मेरा मलकियत ना चली जाए, बहू तो नहीं ले जाएगी, अच्छा ये बेटा मेरी खिदमत करेगा नहीं करेगा, मेरा बुढ़ापा इसके साथ गुजरेगा नहीं गुजरेगा, ये कहीं उसको बदतमीज़ ना कर दे, फलां ना कर दे। यही हो रहा होता है। क्या चीज़ है जो उसकी मसला बनी हुई है, वहाँ इमोशंस तो पता है उसको। तो ऐसा नहीं कि उसको इमोशंस पता नहीं है, वो इमोशंस एक्टिवेट नहीं हो रहे बिकॉज द सर्वाइवल इज देयर, द सर्वाइवल ऑफ हर सेल्फ और हिज सेल्फ। इसी तरह बाप बिजनेस के अंदर बेटा आ गया और लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ेगा ना तो ये मुझे सरपास कर जाएगा, बाईपास कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये और बेहतर हो जाएगा। तो आप ये देखें कि उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है। तो आपसे क्या कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और बाहर निकल के अपने दोस्तों में कह रहा होगा कि बच्चों को सर पे नहीं चढ़ाते, इनको आज हम इनकी ये बात मान ली तो कल ये हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और ये सर्वाइवल इंटेलिजेंस है जो हमारे यहाँ एक्टिवेट हो गई हुई है। दफ्तर में चले जाएं, आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि जो मेरे नीचे काम कर रहा है या मेरे कोलीग्स हैं या मेरा बॉस है, इसके इमोशंस क्या हैं। वो फंसा हुआ है भाई। आपको डांटने की वजह ये है कि उसको एक टारगेट पूरा करना था, आपने वो काम नहीं किया। नहीं, यहाँ से नहीं देखेंगे, आप ये देख रहे होते हैं कि जो नीचे वाला है ये मेरी टांग तो नहीं खींच रहा। जाद भाई, आपने कमाल की बात बोली है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली बात आपने बोली है। तो आप यानी कि फिर ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मोस्टली हमारी हो जाती है एक्टिवेट, तो फिर इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारी नहीं। मैं आपको समाज में, माशरत में, सियासत में, मजहब में, यस यस आई एग्री, आप मजहब की मिसाल ले लें। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। आपने कमाल की बात बोली है कि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो कि एक्टिवेट हो जाती है। व्हाट आई एम थिंकिंग ओवर हो जाती है, ओवर एक्टिवेटेड। व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज के तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जान, माल और आबरू सेफ नहीं है, इसलिए ये एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें उन तरक्की याफ्ता ममालिक में से जो कि एम्पैथी रखते हैं, जहाँ पे ह्यूमन की बड़ी वैल्यू है, ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, तो फिर वहाँ शायद ये सेफ्टी है तीनों चीज़ों की, इसलिए उनकी नहीं हो रही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट। आप अमेरिका में जाएं और जाके एक जॉब कर रही हैं, आपके अंदर वो सर्वाइवल की वो वाली बहुत कम हो जाती है हिस्स, बिकॉज वहाँ 500 कंपनीज हैं। आप यहाँ से निकलेंगे कहीं और जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी एबिलिटी आईटी के अंदर मौजूद है तो 500 कंपनीज है जिसके अंदर आप चले जाएंगे।
पाकिस्तान में आपको मुसीबत ये है कि आपको ये पता है कि बहुत कम वसाइल हैं, बहुत महदूद अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ से अगर मैं निकल गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे पास और जॉब्स के लिए कुछ नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग। तो ये जो कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, इस पर अगर आप गौर करेंगी तो ये, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक अनपढ़ आदमी का, लोगों के अल्फाज में जाहिल आदमी का एनालिसिस है। बिल्कुल गलत हो सकता है। मैं कोई फ़लसफ़ी नहीं हूँ, कोई साइंसदान नहीं हूँ, मुझे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरा तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी को पढ़ के जो कुछ आपको बता सकता हूँ बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप ये सर्वाइवल की जंग इसको ख़त्म कर दें, मैं आपको सियासत में बता सकता हूँ, हमारे यहाँ 90% क्राइम सियासी लोगों में इसलिए हो रहा होता है बिकॉज उनको ये डर होता है कि हम आज हैं कि पता नहीं कल होंगे या नहीं होंगे। हमें पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए क्योंकि जब हम पर बुरा वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे। ये क्या है, ये सर्वाइवल है। सर्वाइवल मसला बन गया है आपका। जब किसी कौम के यहाँ सर्वाइवल, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी प्रॉब्लम बन जाती हैं तो उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले ख़त्म होती है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, इसको अब जोड़िए, आप जोड़ के देखिए। आप समंदर के अंदर जा रही हैं, आपको ये पता चल गया है, ऐलान कर दिया गया है कि अब इसमें से सिर्फ 2 लोग आप हैं, एक यहाँ पे रह सकता है और एक को समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी। आपकी एटमोस्ट कोशिश क्या होगी? अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आप कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही उतर जाते हैं, चलो हाथ पकड़ लेंगे, कभी तुम तैर लेना, कभी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये क्या है, ये एनालिसिस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये कह रही होगी कि इसको छलांग मार देनी, अगर नहीं मारता तो मैं धक्का दे देती हूँ। नहीं, you're right, you're 100% right. I agree with this and we don't have to apologize for this. हम क्यों करें, हम life and perspectives का एजेंडा बना के ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। So you don't have to apologize for that. देखिए, आप किसी एक चोर को, डाकू को बुलाएं, जाके मिलने चली जाएं, थाने में चली जाएं, जेल में चली जाएं, उसे जाके पूछें तुमने डाका क्यों मारा था। वो आपसे कहेगा मेरे बच्चे भूखे थे, वो आपसे कहेगा कि मेरी बीवी का ही मसला था। आप किसी बदमाश के पास चले जाएं, उसने 10 बंदे मारे हुए होंगे, आप उसे कहें क्यों मारे हैं, वो कहेगा गैरत का सवाल था, मेरी बहन को छेड़ा था, फलां किया था। आप गौर करके देखें तो ये वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो मामला है, तो वी वांट टू बी फिटेस्ट, है ना, टू लिव आवर लाइफ। तो जैसे ही इसके अंदर से हम ये चीज़ निकाल देते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार खुदा ने बनाया, खुदा ने ज़िंदगी दी है, खुदा ने हमें ले जाना है, कुछ देर की ज़िंदगी है, मैं कल नहीं जाऊँगा आज चला जाऊँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दूसरे के लिए जीने की कोशिश करनी है अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए। तो आप देखें बिल्कुल हालात बदल जाएंगे। तो हमारे यहाँ, आप मगरिब की मिसाल देनी थी इससे कि वहाँ पर उन्होंने ये 3 चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। मेरे नज़दीक हमने सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दी, जो एक मुसलमान होने के नाते हमसे सबसे बड़ा तकाजा था। हमें असल में इस दुनिया को आर्जी समझ के जीना था। तो सर्वाइवल मेरा मसला ही नहीं है, मुझे तो ज़िंदगी गुजारनी है। वो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही है, ये गुजर जानी चाहिए। अच्छा, अब इस पर मुझे एक तबसरा मिलेगा, आप देखिएगा नीचे कमेंट्स में, वो ये कहेंगे कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको ये बताया गया कि तुमने, ये तो ज़िंदगी असल है ही नहीं, इसीलिए वो मेहनत ही नहीं करते। ये नहीं कह रहे भाई, ये कहा जा रहा है कि इसको मसला मत बना लो। उसकी वजह यह है कि तुम यहाँ से गुजर जाओगे, इसके बाद एक और ज़िंदगी है जिसके अंदर जाके ये सब चीज़ें वो वहाँ ये ख़त्म हो जाएगी, खींचातानी है, ये सब कुछ। मोरल और एथिकल इंटेलिजेंस भी आती है ना, सिर्फ सर्वाइवल तो नहीं है। इंटेलिजेंस के कई पहलू हैं जिनको निकालते चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान में सियासत, समाज, माशरत, मज़हब, मैं मज़हब की भी आपको मिसाल देना चाहूँगा, बावजूद इसके कि मुझे पता है कि इसके ऊपर लोग मुझे डांटेंगे, लेकिन आप ज़रा गौर करके देखें, हम अच्छे मुसलमान मजहबी लोग हैं नहीं है, हम किसी खुदा के कहे हुए पर पूरी तरह से कारबंद हैं नहीं है। आपको करना चाहता हूं मैं, और आपको जज भी करना चाहता हूं, और आपको एक जगह से मूव भी नहीं करने देना चाहता। और आप अगली बात देखें, आपने मेरे मज़हब पर बात की है, आप जी नहीं सकती। क्यों? जिस मज़हब पर मैं खड़ा हूं, यानी जो मेरा फिक्री मनहज है, इसकी सर्वाइवल का मसला बन गया। You're right. I agree 100% with you on this. You're absolutely right. And हम ब्यूरोक्रेसी पे कितनी बात करते हैं। Yes. प्रॉब्लम क्या है? आप सोचें कि गवर्नमेंट ने अंग्रेज के ज़माने से सबसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको जो फैसिलिटी दी है वो क्या है? आप उसको यानी घर बिठा सकते हैं, OSD बना सकते हैं, उसकी जॉब नहीं छीन सकते। यानी उसकी है ना, ये क्यों दी गई है कि भाई कुछ नहीं होता तुम्हारी नौकरी को। अच्छा, आगे देखें, हमारे जजेस, वो आपसे क्या मांग रहे हैं?
वो ये कहते हैं कि आप इस बात की गारंटी दें कि सियासतदान हमें नहीं हटा सकते। क्या मांग रहे हैं? सर्वाइवल मांग रहे हैं। ऐसा ही है ना सियासतदान। हमारे यहाँ आप किसी सियासतदान से मिलकर देखें, वो आपको ये बताएगा कि भाई ये बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान है। हमारा तो मसला ये कि हम 2 साल के लिए हुकूमत में आए या 10 साल के लिए हमने उठ के बाहर चले जाना है, इस दौरान में हमने पार्टी चलानी, फलां करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे अखराजात कैसे होंगे? तो इन्हीं 2 सालों के अंदर हमने इसको पूरा करना है। अगेन सर्वाइवल। आप यहाँ से उठते हैं और डंकी लगा के आप बाहर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? आपको मैं यकीन दिला के कहता हूँ कि वही बच्चे अगर यहाँ पर उसी तरह की मेहनत इस तरह करने के लिए तैयार हो जाए जैसे वो बाहर कर रहे हैं, यानी वो वॉशरूम भी धो रहे हैं, वो किचन में भी काम कर रहे हैं, वो और जॉब्स भी कर रहे हैं, वो चौकीदारा भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन वो वहाँ जाके क्यों कर रहे हैं? उनको सर्वाइवल तो उनका मसला बन गया है। वो सर्वाइवल जिस तरह से उनको मिल रहा है वो यहाँ अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं गुजारना चाहते। अगेन अब किसका सर्वाइवल है? मेरी इज्जत का, मेरी अना का। आप इसको जितना खोलती चली जाएंगी, हमारे यहाँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाने की, कम हो जाने की, वो पैदा ही ना होने की वजह ये है। हम सड़क के ऊपर रुकते हैं, हमारी गाड़ी लग गई है, हम दूसरे आदमी को मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। हमारे बेटे ने गाड़ी मार दी है, किसी और आदमी ने उसको मार मार के बुरा हाल कर दिया है, तो हम जाके पहली बात ये कहते हैं कि यार गाड़ी लग गई थी ना। बिल्कुल, you're right. And गोइंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेज, रैपिंग इट अप, हम कोशिश कर रहे थे कि हम समझें। एक दफ़ा रीडिफाइन हो रही है इंटेलिजेंस 2025 में, 2050 तक कहाँ जाती है, कैसे जाती है, बीच का सफ़र कैसा रहा। हिस्ट्री में हमने थोड़ा सा सर्वाइवल की जैसे हमने बात की, हमने ये बात की कि IQ एक टाइम पे मेजर बन गया था, फिर हमने लॉजिक की बात की, फिर हमने अडेप्टेबिलिटी की बात की, EQ की बात की, मेटा जो है इंटेलिजेंस की बात की। तो इंसानी डेप्थ की मेरे ख़्याल से ये एक सर्च चल रही है, और शायद अगर हम ये सब चीज़ें अचीव कर लें तो 2050 में सुपर ह्यूमन जो है ना कैटेगरी भी एक आ जाएगी। लेकिन आई थिंक इट्स मोर अबाउट बीइंग होल ह्यूमन रादर देन बीइंग अ सुपर ह्यूमन। आप गौर करके देखें कि दुनिया में हमारे जीने के मामले में और हमारे बहुत सारे मसाइल के हल में सबसे बड़ी इंटेलिजेंट बात क्या हो सकती है? मैं ये कबूल कर लूँ कि मैं मखलूक हूँ। आप ज़रा गौर करके देखें, यहाँ पर भी सर्वाइवल मसला बना हुआ है। मैं हमेशा जीते रहना चाहता हूँ। मैं ख़ुद को मखलूक जानते हुए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, या अपना कोई बनाने वाला मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज मैं यहाँ से चला जाता हूँ। द डे आई अराइव आई नो दैट आई एम गोइंग। हम बहुत डिनाइल में रहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि किसी तरह से हम ज़िंदगी बढ़ा लें, हम इसको आगे ले जाएं, मौत ख़त्म हो जाए, इंसान हमेशा रहना शुरू कर दें। दुनिया के वसाइल जो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, पत्थर को भी ख़त्म हो जाना है ना, तो इसके हम सितारों पे और सियारों पे और यहाँ कायनात को डिस्कवर करने के लिए चले जाएं और ज़िंदगी तलाश कर लें, सर्वाइवल। तो हमें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत कि मैं एक मखलूक हूँ और मुझे एक मखलूक के तौर पर जीना है, और अगर मैं मखलूक हूँ तो लाजमन मेरा बनाने वाला कोई है। एक ही चीज़ रोकती है वहाँ पर भी, वो मेरी सर्वाइवल की इंटेलिजेंस है। मैं जीना चाहता हूँ और वैसे जीना चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ, इस पर कोई रुकावट नहीं चाहता। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, इसको क्लोज करते हुए, आपकी नज़र में इंसानियत को लेकर वो कौन सा ऐसा सवाल है जो हमने अभी तक नहीं पूछा या अभी तक हमने नहीं टच किया? दिलचस्प सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि ये सवाल कि क्या हम जिस खालिक की तलाश में हैं एक इंसान के रूप में, मैं इस वक्त इस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि वो खालिक सेल है या खुदा है या भगवान है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जिस खालिक की तलाश में हैं, क्या वो भी हम इंसानों की तरह सोचता है? इस सवाल पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए किसी को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली अमेजिंग। मुझे बहुत मज़ा आया इस टॉपिक को डाइसेक्ट करते हुए। सो आई होप एंड हम दोबारा से कोई मज़ेदार सा टॉपिक लेके बैठेंगे। आप अजीब टॉपिक ला के तो मुझे फंसा देती हैं, जिससे मेरा कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो मेरी प्लेजर इज़ ऑल माइन। आई एम ग्लैड कि हम बैठे और हमने ये एक एपिसोड रिकॉर्ड करा। बहुत शुक्रिया।